हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज की वीडियो में हम करीब करीब एक मैराथन लेकर आए हैं और करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वन लाइनर रहने वाले हैं इस वीडियो में। ये पूरी एंड तक देखना। इसमें कंप्लीट ज्योग्राफी हमने करा दी है राजस्थान की, और इसके अलावा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम लास्ट में इस वीडियो में कर लेंगे। इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन हैं और फैक्ट हैं बहुत सारे जो देख सकते हो आप। ये हर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये वन लाइनर है तो क्वेश्चन नहीं है, ये हर लाइन में एक एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट टाइम पर, ये भी हम करने वाले हैं और बिल्कुल ट्रिक सहित करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जो राजस्थान से रिलेटेड हमने डाली है, वो भी जरूर देखें। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर जाना है और ग्रुप में ऐड होके हम मेरे पर्सनल अकाउंट पे मैसेज डालना है अगर आपको ज्वाइन करनी है तो। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पहले ही कर देना, क्योंकि ये हमने 500 प्लस वन लाइनर आपके लिए छांट कर लेकर आए हैं, तो इसलिए आप पहले ही इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास का जनक कौन है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि भारत के इतिहास का जनक कौन है। इसके बाद हम दूसरी नेक्स्ट मैराथन लेके आएंगे कंप्यूटर या एनएचएम के ऊपर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना और ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, तो भारत के इतिहास का जनक कौन है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश में आपको चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन समझने को मिलेंगे। ठीक है, तो भारत के इतिहास का जनक वेद व्यास है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का जनक यानी कि हिस्ट्री का, तो फादर बोलते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, तो कर्नल जेम्स टॉड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ये रोहिड़ा निवासी थे। कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और राजस्थान में 33 सागर से किन भूभाग का निर्माण हुआ है। तो 33 सागर से पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग का। देखो, जिन्होंने पहले थ्योरी कंप्लीट कर ली है उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि हम उस तरीके से आपको वन बाई वन स्टेप से चलेंगे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें 33 सागर से किन भूभाग का निर्माण हुआ है? पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग। तो ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं पढ़ोगे इसको, अभी इसी इसी वीडियो के अंदर आगे इनको डिटेल में हम वन लाइनर के रूप में लेकर आए हैं। राजस्थान में गोंडवाना लैंड से किस भूभाग का निर्माण हुआ है? दक्षिण पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतमाला का हुआ है। अरब सागर की बेटी किस पर्वतमाला को कहते हैं? तो अरावली को कहते हैं, अरब सागर की बेटी। देखो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, तो इनको अच्छे से एक बार पढ़ के जाएं। और क्वेश्चन ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी के जितने भी कंप्लीट ज्योग्राफी, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, आपके राजस्थान के 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल। तो 6 से 7 क्वेश्चन में राजस्थान के में से ज्योग्राफी वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। कम से कम 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहेंगे और इस वीडियो से आपको पूरे मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 2000 को बना था। राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसके अकॉर्डिंग? एरिया वाइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन एरिया वाइज, एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 1 नवंबर 2000 को बना था, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, वरना पहले मध्य प्रदेश था। राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? पहले राजस्थान को ब्रह्मवर्त बोलते थे, तो उस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। राजपूताना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना शब्द का राजस्थान के लिए। ठीक है, और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और ये मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। इसकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। और मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस किसने लिखी? तो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी 1805 में। ठीक है, सर्वप्रथम लिखित उल्लेख तो इसी बुक में मिलता है। किसके द्वारा? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। तो राजपूताना शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो लिखित में, और वैसे राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने दिया था। लेकिन लिखित में अगर प्रमाण के तौर पर मांगे तो विलियम फ्रैंकलिन ने मिलिट्री मेमोरीज ऑफ द जॉर्ज थॉमस में लिखी थी। राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। देखो, ये वन लाइनर है ना, ये हर लाइन में इसमें क्वेश्चन है, हर लाइन में। ठीक है, तो पूछ ले कि राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में। ये शिलालेख कहाँ पर है? सिरोही में, खीमल माता मंदिर में। चावड़ा वंश के शासक बरमलात ने
इसका निर्माण करवाया, उत्कीर्ण। राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख तो राजरूपक बीरभाण में मिलता है और मोहणोत नैणसीरी ख्यात में मिलता है। दो जगह राजस्थान शब्द का पहला उल्लेख मिलता है, कहाँ पर? राजरूपक बीरभाण में और मोहणोत नैणसीरी ख्यात में। राजस्थान, राजस्थान या रजवाड़ा शब्दों का उल्लेख कहाँ किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ये सभी चीजों का राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी? बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है ये, तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसने लिखी थी? कोई ये बुक बहुत बार पूछी जाती है। और एक पहले बताई थी ना मैंने, विलियम फ्रैंकलिन की, ये मिलिट्री मेमोरीज ऑफ द जॉर्ज थॉमस, ये भी विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। ये भी पूछी जाती है, 1805 में लिखी थी। और एक ये राजस्थान एनाल्स एंड एक्टिविटीज और राजस्थान का उल्लेख किसने लिखी थी? तो जेम्स टॉड ने लिखी थी ये। ठीक है, जेम्स टॉड कहाँ के निवासी थे? लिंगस्टन शहर स्कॉटलैंड के। जेम्स टॉड का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से माना जाता है? एंट्री कहाँ से ली थी इन्होंने? सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा से ली थी। ठीक है, जेम्स टॉड भारत से वापस अपने देश कब गए? तो 1822 में गए। और अपने साथ किस शिलालेख को लेके गए थे? मानमोरी शिलालेख को, जिससे ज्यादा वजन होने के कारण इन्होंने रास्ते में समुद्र में फेंक दिया था। तो ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश इन्होंने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया था। ये जितनी भी लाइन है ना, ये हर लाइन में एक क्वेश्चन है। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। इसलिए इनको राजस्थान का वास्तविक जनक माना जाता है। 1908 में किया था। वैसे तो कर्नल जेम्स टॉड हैं, लेकिन अगर अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग वास्तविक जनक पूछे तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अगर वास्तविक नाम बोले। और इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था इस बुक का, इसलिए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम कि राजस्थान भौगोलिक परिदृश्य, स्थिति एवं विस्तार, यानी कि क्या स्थिति है राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से, जियोग्राफिकल। ठीक है, राजस्थान का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने पढ़े थे, पहले कवर कर लिए। ये यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा आपका। तो अक्षांशीय विस्तार बार बार पूछा गया है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। ये याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक है। देखो, करने को तो बहुत लोग करते हैं इसका आंसर और सोचते हैं कि सही किया है, लेकिन देखो उत्तरी अक्षांश में उत्तरी अक्षांश यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूर्वी देशांतर यहाँ भी आ रहा है, पूर्वी देशांतर यहाँ भी आएगा, दोनों जगह पूर्वी देशांतर आएगा। 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। ये बार बार पूछा जाता है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश है, क्योंकि इसमें से इसको घटा दिया है, लास्ट वाले से कम, ज्यादा वाले से कम को घटा दिया, तो ये अंतर 7 डिग्री 9 मिनट निकल के आ गया। राजस्थान का देशांतरीय अंतर ये भी इसमें से घटा दिया है, तो ये 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर ये भी निकल के आ गया है। तो ये दोनों, ये चारों फैक्ट है ना, याद रख लेना अच्छे से, ये पूछे जाते हैं बार बार हर एग्जाम में। तो आपकी भी एग्जाम में हो सकता है ये फैक्ट पूछ ले कि अक्षांशीय विस्तार पूछ ले, देशांतरीय विस्तार पूछ ले, इनको माइंड में रखना है दोनों चीजों। इनमें डिफरेंस पूछ ले, अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश में तो 7 डिग्री 9, और देशांतरीय अंतर पूछ ले 8 डिग्री 47। ठीक है, ये चीजें हो गई। और राजस्थान की स्थिति किस किस तरीके से, तो विश्व में किस तरीके से, किधर है राजस्थान? तो उत्तर पूर्व में। विश्व के अंदर पूछा जाए तो कहां पर है राजस्थान की स्थिति? उत्तर पूर्व में। और एशिया में पूछी जाए तो दक्षिण पश्चिम में, एशिया में, क्योंकि दक्षिण में। ठीक है, क्योंकि एशिया जो आता है, एशिया के अंदर जो भारत आता है वो इस तरीके से इस साइड आता है, इस साइड, तो इसलिए दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि भारत आता है राजस्थान भी इधर ही आएगा ना। और भारत में स्थिति तो आप सभी को पता है उत्तर पश्चिम में। जैसे भारत का मैप की बात करें, इस तरीके से चार चार डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो राजस्थान इधर आता है, तो ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी राजस्थान की, तो इसलिए उत्तर पश्चिमी, जिसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन हो गई। पूछ लेता है कि राजस्थान की एशिया में स्थिति क्या है, तो एशिया में किस तरफ है ये? तो साउथ और वेस्ट के अंदर है, साउथ और वेस्ट के मध्य में, और उत्तर पूर्व बर्डे के अंदर, और उत्तर पश्चिम इसके भारत के अंदर। ये ज्यादातर पूछा जाता है भारत वाला। ठीक है, राजस्थान की बात कर लेते हैं कि अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति, और अक्षांश देशांतर के अनुसार स्थिति। आप सभी को पता है कि अक्षांशीय स्थिति तो उत्तरीय जो भारत की होगी वो राजस्थान की भी है, और देशांतरीय स्थिति पूर्व है, और दोनों की बात करें तो उत्तर पूर्व। ये आंसर हो जाएगा कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार
राजस्थान की क्या स्थिति है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी। अगर देशांतरीय पूछे तो पूर्वी है यानी ईस्ट वाली, और ओनली अक्षांशीय पूछे तो उत्तर वाली है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर पहले ही करा दी थी, लेकिन एक बार और रिवाइज हो रहा है आपका यहाँ पर। और हम बात कर लेते हैं राजस्थान कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो एक देश अकेला पाकिस्तान के साथ, जो कि रेड क्लिफ रेखा जो गुजरती है भारत की पाकिस्तान से लगती है, तो राजस्थान की भी लगती है। ठीक है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से छूती है, तो 5 राज्यों से, यानी राजस्थान की बाउंड्री शेयर होती है, बॉर्डर एरिया। तो राजस्थान का कितने राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। आप सभी को पता है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है बाउंड्री, और सबसे कम पंजाब के साथ। राजस्थान की सीमा किन राज्यों से छूती है, तो अगर आपको याद ना आ रहे तो यहाँ पे ट्रिक भी दे रखी है, पंडित हरि उपमा लेकर गुजरात गए। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हो, पंडित हरि से पंजाब, हरि से हरियाणा, उपमा से उत्तर प्रदेश, और माँ से मध्य प्रदेश, और गुजरात लेकर गए यानी गुजरात। ये 5 राज्य, तो 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा गुजरती है। ठीक है, वन लाइनर इसलिए है क्योंकि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन भी है, और आपका एक भी फैक्ट ना छूटे, ये कंप्लीट फैक्ट है यहाँ से। ठीक है, राजस्थान का सर्वाधिक उत्तरी भाग, तो जो कोणा का आप बताया था श्री गंगानगर में। ठीक है, और सर्वाधिक दक्षिणी यानी साउथ वाला बोरकुंड तहसील कुशलगढ़ और बांसवाड़ा में। कटरा पश्चिमी, पश्चिमी भाग, या जो बेस्ट वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट में कौन है, कटरा तहसील सम जैसलमेर में। और पूर्वी भाग सिलाना तहसील राजाखेड़ा धौलपुर, कुछ जगह इसका नाम सिलावट भी दे रखा है। अब इसको किस तरीके से समझते हैं, इस ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसमें पूछा सबसे उत्तरी भाग, यानी कि नॉर्थ वाला भाग कौन सा सबसे उत्तर में, पूछ ले। ये बार बार ये चारों फैक्ट से क्वेश्चन आता है। तो कोणा गांव हो जाएगा श्री गंगानगर में। और दक्षिण में साउथ में बात कर ले तो बोरकुंड तहसील कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये बोरकुंड हो जाएगा। नाम ये कोणा, बोरकुंड, कटरा, सिलाना ये आते हैं। और ईस्ट में, ईस्ट की बात कर ले तो सिलाना हो जाएगा, और वेस्ट में कटरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और ट्रिक यहाँ पर दे रखी है, बोरकोणा कटसिला। तो बोरकोणा उत्तरी दक्षिण तो हो जाएगा बोरकुंड और कोणा। ठीक है, और उत्तर दक्षिणी हो गया, पश्चिमी पूर्वी हो जाएगा कटरा सिलाना। लेकिन आप इस तरीके से याद रख सकते हो, चारों फैक्ट मैंने मैप के जरिए भी समझा दिए। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, ये भी बार बार आता है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869। तो देखो पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज्यादा है 869 राजस्थान की, ठीक है, किलोमीटर में। और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 826 है। और दोनों, इन इन दोनों में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का है। ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई एवं पूर्व से पश्चिम के विस्तार में अंतर कितना है, तो ये पूछा जाता है बार बार। तो 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, ये चीजें हो गई, तो इसको याद रखना। उत्तर से यानी साउथ से, नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 826, और ईस्ट से वेस्ट की 869, और दोनों में अंतर 43 किलोमीटर है। राजस्थान बिल्कुल मध्य मध्य में स्थित गांव, राजस्थान के बिल्कुल मध्य में यानी बीचों बीच कौन सा गांव स्थित है, ये कह रहा है। तो लापुलाई, मकराना, डीडवाना, डीडवाना, कुचामन में। पहले नागौर में आता था, ये डीडवाना नया जिला बन गया, डीडवाना, कुचामन। तो लापुलाई कहाँ पर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। राजस्थान भारत के किस कोण में स्थित है, तो वायव्य कोण में स्थित है। तो आपको एक कोण याद होने चाहिए, जैसे इधर नॉर्थ और ईस्ट में हो जाएगा ईशान, और साउथ और इसमें क्या बोलते हैं, साउथ और नॉर्थ में, साउथ और ईस्ट में हो जाएगा आग्नेय कोण। देखो नॉर्थ और ईस्ट का हो जाएगा ईशान, और साउथ और ईस्ट का हो जाएगा आग्नेय, और साउथ और वेस्ट का हो जाएगा नैऋत्य कोण, और नॉर्थ और वेस्ट का हो जाएगा वायव्य कोण। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और आप सभी को पता है कि राजस्थान किस दिशा में आता है, वायव्य कोण, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा में इसका डायरेक्शन है राजस्थान की, यहाँ पर आता है भारत के अंदर। तो ये इसका कोण हो जाएगा वायव्य कोण, इसको याद रख लेना आप। राजस्थान की वायव्य कोण से आग्नेय कोण यानी एंगल है ये, तो इसकी लंबाई कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ पर तो 850 है। और राजस्थान की ईशान्य कोण से नैऋत्य कोण यानी यहाँ से यहाँ तक 784 किलोमीटर है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। यहाँ पर ये मैप दे रखा है, यहाँ पर आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो। ये सारी चीजें पड़ी हैं वो एक ही जगह दे रखी हैं। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश की बात कर लेते हो तो 23 डिग्री 03 से स्टार्ट हो रहा है, और कहां पर है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। और सबसे नीचा जो गांव है वो बोरकुंड तहसील कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, ये हमने पढ़ा था। और सबसे उत्तरी में जो एरिया है वो राजस्थान को कौन सा है, गांव कोड़ा, तहसील गंगानगर, जिला भी गंगानगर। ठीक है, ये चीज हो गई। और अब बात कर लेते हैं हम कि 826 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई थी हमने, कहां से कहां तक, उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट तक कितनी बताई थी,
तो 869 किलोमीटर, और देशांतर पूछा था तो 69 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी। ये यहाँ पर पश्चिमी नहीं आएगा, ये पूर्वी आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा गलत दे रखा है, ये पश्चिमी नहीं आएगा, ये पूर्वी आएगा, पूर्वी देशांतर। ये दोनों जगह पूर्वी आएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर पश्चिमी आ जाएगा, ये पूर्वी आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस पश्चिमी को काट दो, पूर्वी आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर ये लास्ट वाला गांव ईस्ट में कौन सा, सिलाना, राजखेड़ा, राजाखेड़ा, धौलपुर, और इधर कौन सा हो जाएगा, गांव, कटरा, सम तहसील और जैसलमेर। ये कटरा, सिलाना और कोड़ा और ये बोरकोंडी, ये चारों पूछे जाते हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर, जो कि मैंने अभी बताई थी, ये वाली, ये कोण वाली बताई थी ना, ये वो ही है। ये डायरेक्शन में पूछ रहा है, यहाँ पर ये कोण में पूछ लिया, एंगल में। इस तरीके से आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लेके बार बार रिवाइज कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सर्वप्रथम किस तहसील में होता है? तो सबसे पहले सनसेट और सनराइज की पूछ रहा है, तो राजाखेड़ा धौलपुर में। कहाँ पर? राजाखेड़ा धौलपुर में। और सबसे बाद में, क्योंकि जहां बाद में दिखेगा वहीं बाद में सूर्यास्त होगा, तो सम तहसील जैसलमेर में। सूर्य की किरण को पूर्व से पश्चिम की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो जो धौलपुर से जैसलमेर का समय है ना, अंतर है वो 35 मिनट 8 सेकंड अंतर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड और 6 मिली सेकंड का समय लगता है। जितने भी फैक्ट देख रहे हो ये बार बार हर एग्जाम में पूछे गए, इसलिए यहाँ पर ये दे रखे हैं सारे के सारे फैक्ट। और हर एक लाइन से ये क्वेश्चन है, वन लाइनर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बशर्त इतनी है कि आपको ये सारे क्वेश्चन है ना, इनके साथ साथ में ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर मैंने एक ही ऑप्शन दे रखा है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और क्वेश्चन यही रहेगा कि राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे बाद में कहां पर होता है, सूर्य की किरण को पूर्व से पश्चिम की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये सब चीजें, ठीक है। तो 8 मिनट 16 सेकंड 6 मिली सेकंड का समय लगता है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 देशांतर होते हैं, उनके बीच की दूरी पार करने में, क्योंकि यहाँ से जैसलमेर से यहाँ तक ये देशांतर वाले एरिया, पूर्वी देशांतर, तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये कह रहा है ये पॉइंट, ठीक है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। और राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 2 ही जिले से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं हम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। कर्क रेखा की लंबाई बार बार पूछी जाती है, कितनी है? 26 किलोमीटर है। और किस दिशा में? तो ये दक्षिणी दिशा में, और 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। डूंगरपुर के चिखली गांव से और बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है। सबसे ज्यादा बांसवाड़ा के बीचों बीच से जाती है। ये काल्पनिक रेखा है, ऐसा नहीं है कि आपको देखने को मिले। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आप सभी को पता ही, 8 राज्यों से गुजरती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये क्रम बाई क्रम बता रहा हूं मैं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 हो गए। आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना, लेकिन 8 मैंने बता दिए। और राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? तो बांसवाड़ा में। सबसे ज्यादा सीधी किरणें कहां पर पड़ेंगी सूरज की? तो बांसवाड़ा में। अब याद कैसे रखना है आपको? क्योंकि ये बांस, आप जानते हो बांस बंबू बोलते हैं, बांसवाड़ा। तो बांस का जो डंडा होता है, लकड़ी होती है, वो सीधी होती है एकदम। तो बांसवाड़ा यानी सीधी किरणें कहां पर पड़ेंगी? तो बांसवाड़ा में। और तिरछी पूछ ले तो सबसे ऊपर गंगानगर में। जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो तिरछी किरण होती जाएंगी। जैसे ये बांसवाड़ा में सीधी पड़ रही है क्योंकि ये दक्षिणी दिशा में, जैसे उत्तरी दिशा में बढ़ेंगे तो तिरछी होती जाएंगे। तो गंगानगर में तिरछी किरणें पड़ती हैं। लेकिन बांसवाड़ा याद करने का तरीका है, बांस का डंडा सीधा होता है एकदम, लकड़ी तो सीधा। ओके। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान ही है कर्क रेखा पर। और वैसे भी भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज देखे तो राजस्थान ही सबसे बड़ा है। राजस्थान के समान अक्षांशीय स्थिति पर अवस्थित देश, यानी राजस्थान के समान अक्षांशीय स्थिति है तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, मैक्सिको का उत्तरी भाग है, क्यूबा है, वेस्ट इंडीज है, मिस्र है, लीबिया है, सऊदी अरब है, नेपाल है और भूटान आदि है। ये राजस्थान के समान अक्षांशीय स्थिति रखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो एरिया वाइज हमने बार बार पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान ही है। अब देख लेते हैं कि क्षेत्रफल एरिया वाइज की दृष्टि से भारत में राजस्थान की क्या स्थिति है और
सबसे बड़े 4 राज्य और सबसे छोटे 4 राज्य की बात कर लेते हैं स्टेट की, क्योंकि यही बार बार पूछे जाते हैं। तो राजस्थान राजस्थान सबसे बड़ा है, फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान सबसे पहले अपना, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान का एरिया याद जरूर रखना है, क्योंकि राजस्थान की एग्जाम है, राजस्थान वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, इसको याद रखना है आपको। 100% ये पूछ सकता है। छोटे राज्य, तो गोवा सबसे छोटा है, फिर सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड। लेकिन गोवा का क्षेत्रफल याद रख लेना 3702 किलोमीटर है। अब इसकी ट्रिक क्या है, छोटे राज्यों की जीएसटी ना देना। जी से गोवा, एस से सिक्किम, टी से त्रिपुरा और ना देना यानी कि नागालैंड। और राम महान हुए यूपी आकर, तो राजस्थान, एम से महान से मध्य प्रदेश, और हुए मतलब महाराष्ट्र 2 हो गए, और यूपी आकर मतलब उत्तर प्रदेश। लेकिन आप डायरेक्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। हमने अभी देखा था कितना है, तो 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। लेकिन 3,42,239 रख लेना आप याद, इतना ही काफी है। और राजस्थान के क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना परसेंट है। तो जो टोटल भारत, जो हमारे देश का जो एरिया है ना, उसका 10.41% अकेला राजस्थान में, राजस्थान अकेला इतना घेरता है। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा 5920 किलोमीटर है। ये सारे फैक्ट है ना, ये जितने भी है बार बार पूछेंगे, बार बार ये 5-6 दे रखे हैं। ठीक है, 6 फैक्ट है, 6 के 6 हर एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना परसेंट है, 10.41%। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। कितनी है, 1070 किलोमीटर। और राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा, तो कितनी है कुल अंतरराज्यीय सीमा, 4850। ये टोटल मिलाकर भौगोलिक सीमा कितनी हो जाएगी, 5920 है। ये टोटल मिलाकर है 5920। ठीक है, 4800 और 1050, तो टोटल हो जाएगी 5920। अगर इंटरनेशनली पूछे, जो कि पाकिस्तान के शेयर करता है, तो 1070 है। और इसका परसेंट पूछे तो 18.07%। और राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा 81.93%। 4850 पूछता है बार बार। राजस्थान की किस दिशा में जिलों का आकार बढ़ता है, तो हम अगर इधर से ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो जिलों का आकार है, जो साइज है वो बढ़ता है, क्योंकि बड़े बड़े जिले उधर ही हैं, पश्चिमी डायरेक्शन में, वेस्ट, क्योंकि रेगिस्तान है वहां पर, तो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारे के सारे। अब यहाँ पर देख लो, ये जिलों की बात आ गई कि सबसे बड़े जिले, तो सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर है। ये हर एग्जाम में बार बार पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। फिर बीकानेर हो गया, ये बीकानेर हो गया। ये जो नए जिले बने हैं ना, कौन से वाले, 33, जो 41 टोटल है राजस्थान में, पहले 33 थे। अभी जिलों की स्थिति 41 है, और संभाग कितने, 7 संभाग है। वो पहले वाले ही संभाग है, लेकिन जिले 41 हो गए हैं। तो उससे पहले की स्थिति है, क्योंकि एग्जामिनर उसी से पूछता है अभी भी। ठीक है, तो जैसलमेर सबसे बड़ा, हालांकि पहले वाला हो या बाद वाला, जैसलमेर बीकानेर ये तो बड़ी रहेंगे ही। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सबसे पहले जैसलमेर आ जाएगा, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर। तो जय बीबा जोना, ये इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जय बीबा जोना। तो किस तरीके से, जय से जैसलमेर, और बी से बीकानेर, और बा से बाड़मेर, और जो से जोधपुर, और ना से नागौर, और डी, डी का क्यू और प्रताप राजा। तो सबसे छोटे छोटे जिलों की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा धौलपुर हो जाएगा, फिर दौसा हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ और राजसमंद। डी क्यू, डी से 3, धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, फिर प्रताप से प्रतापगढ़ और राजसमंद। ये फैक्ट है, इनको याद रखना है। 100% आपके एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, जिलों का अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटा, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल भी याद रखना है, राजस्थान का 11.22% क्षेत्रफल अकेला जैसलमेर घेरता है, जिसका 38,401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और धौलपुर का कितना है, 3,033, जो कि 0.89% घेरता है। ठीक है, इनका तो याद रखना है ये पूरा डाटा, और बाकी जिलों को याद रख लेना, कौन सा कब कब मतलब बड़े से छोटा कौन सा है, जो 5-5 दे रखे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट पर, कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। तो अकेले जयपुर में राजस्थान की 100 में से 9.67% पॉपुलेशन रहती है अकेले जयपुर में। राजस्थान का क्षेत्रफल दुनिया के और किन देशों के लगभग बराबर है। जो अकेला राजस्थान है ना,
ये बहुत बड़ा है, यानी कि काफी तो देश भी नहीं होते, यानी जर्मनी और जापान, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड, ये सारे देश है ना राजस्थान के लगभग बराबर हैं। थोड़ा ही बहुत अंतर होगा 19-20 का, 19-20 राजस्थान बड़ा होगा, ये देश बड़े होंगे, इतना ही अंतर है, बाकी ये बराबर है। समझ रहे हो आप, राजस्थान बहुत बड़ा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर काफी होता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न देशों से बड़ा है, यानी ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान कितना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया, तो इससे कितना बड़ा है, 3 गुना। और श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, भूटान से 8 गुना बड़ा है, और बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है, और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल दुनिया के और किन देशों के लगभग बराबर है, तो इन देशों को याद रखना, जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड। ठीक है, ये चीज हो गई। राजस्थान का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है, तो 3,42,239, तो वो तो वर्ग किलोमीटर है, अगर कभी कभी ऑप्शन में वर्ग मील भी दे देता है तो 132,140 याद रख लेना, 1,32,140, समझ रहे हो आप, 132,140 याद रख लेना। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो 29 है। इन डेटा को आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये नए और पुराने को मिलाकर है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, आगे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कौन से हो जाएंगे, राजस्थान भारत का 10.41% है, वे विश्व का 0.25% है, तो भारत संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, देखो कितने, एक ही लाइन में कितने क्वेश्चन है कि जो भारत राजस्थान है वो भारत के क्षेत्रफल का तो 10.41% है जो आपने पढ़ा था अभी, और विश्व का 0.25% है राजस्थान अकेला। लेकिन भारत है वो संपूर्ण विश्व का कितना है, तो जो वर्ल्ड का जो जितना एरिया है उसका 2.42% अकेला भारत घेरता है। ठीक है, राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो मैंने बताया था राजस्थान की जो सीमा 5 राज्यों से लगती है उस पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, यानी कि ये पूछ रहा है कि सीमा पर सबसे छोटा राज्य पांचों में से कौन सा है, तो हरियाणा है वैसे, और सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। लेकिन अब पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है, तो वो मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है, लेकिन सबसे कम पंजाब के साथ लगती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है कि राजस्थान की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हरियाणा है। ठीक है, ये चीज हो गई। राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो गुजरात है, गांधीनगर। सीमावर्ती राज्यों में सबसे जो सीमा लगाते हैं गुजरात लगाता है साथ में, तो नजदीक राजधानी वाला मुख्यालय गांधीनगर गुजरात वाला है, और दूर दूर उत्तर प्रदेश लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थान के साथ सीमा लगती है लेकिन ये दूर है। ओके, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त हमने पढ़ लिया था धौलपुर में, और सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त जैसलमेर में होता है। राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह, ये बंदरगाह पूछ लेगा भाई आपसे, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, तो इसका पहले नाम क्या था, कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे निकटवर्ती बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका पूर्व में नाम था क्या, पहले कांडला बंदरगाह था। राजस्थान के सबसे कम दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय, तो एक कम दूरी पर, पहले गंगापुर सिटी जिला बन गया था लेकिन अब भी नहीं है, पहले करौली और गंगापुर सिटी पास पास में थे, अभी इसको काट सकते हो, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ओके, गंगापुर जिला हट गया है। अब वो बात कर लेते हैं हम कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, इसमें एक जिला हटा सकते हो आप, अनूपगढ़, ये हटा सकते हो। बाकी अभी उत्तर से दक्षिण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे उत्तर से, ऐसे हमारा बॉर्डर ऐसे है, देखो ये राजस्थान हो गया ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी, उत्तर से दक्षिण, यानी इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण। तो बॉर्डर की बात हो रही है यहाँ पर, सीमा पर, इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय, तो यहाँ पर आ जाएगा गंगानगर 1 नंबर पे, 2 नंबर पे बीकानेर आ गया, और 3 नंबर पर फिर फलौदी आ जाता है, और 4 नंबर पर जैसलमेर आ जाता है, और 5 नंबर पर आपका ये बाड़मेर आ जाता है। तो अभी फिलहाल में 1, 2, 3 और 4 और 5 जिले हैं जो नए जिलों के अकॉर्डिंग, फलौदी भी लगाता है ना सीमा, तो 5 जिले लगाते हैं, और पहले के अकॉर्डिंग 4 ही जिले हैं अभी तक। कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर, ये अनूपगढ़ तो हटा ही दिया जिला। ठीक है, और वैसे टोटल 5 है, तो ये सीमा लगाते हैं, और ये इस तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, वो तो वन लाइनर है, वो सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये पूछे गए हैं,
जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देश के क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना भाग है, तो लगभग 1/10, तो जिसको 10.41% बोल सकते हैं अपन परसेंट में। राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी में जापान के अलावा किन देशों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमने पढ़ा था नॉर्वे, पोलैंड, कांगो रिपब्लिक और फिनलैंड। ये देखो वही है जो हमने अभी पढ़ा था। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो यहाँ पर क्लियर लिख रखा है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथ्य। और बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 8.83% अंश रखता है, तो इसका याद रख सकते हो आप, ये पूछा गया है तो पूछ सकता है वापस से। बीकानेर जिले का 30,247, लेकिन जैसलमेर का तो याद रखना ही है आपको। ओके, 38,401 है उसका। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा जैसलमेर जिसका 38,401 और दूसरा सबसे बड़ा बीकानेर जो कि अभी बताया था 30,247। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या में कौन सा जिला लगभग समान प्रतिशत रखता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या में, तो सिरोही है। उसका क्षेत्रफल भी राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 1.50% है और जनसंख्या भी 1.51 है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है जो समान, दोनों चीजें समान रखता है हिस्सेदारी अपनी, तो वो सिरोही हो जाएगा 1.5 के अराउंड। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखा किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, तो नागौर में, जो कि अभी डीडवाना कुचामन में जो लापुलाई गाप बताया था ना मैंने, जो बीचों बीच काटती है। तो ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है कि राजस्थान का सबसे बीच वाला हिस्सा कौन सा, बीच वाला गाप, तो लापुलाई हो जाएगा वो, जो कि नागौर में है। लेकिन अभी डीडवाना कुचामन बन गया है। आप मध्यस्थ गाप कौन सा, देखो ये लापुलाई नागौर, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि डीडवाना कुचामन आता है या फिर नागौर आता है। नागौर आएगा तो नागौर ही करना है आपको। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव नागौर को मध्यस्थ माना गया है, जबकि आरपीएससी ने लापुलाई को माना है, तो आपको भी लापुलाई माना है। ठीक है, तो राजस्थान का मध्यस्थ गांव जो हमने पहले पढ़ा था वो फिर से पूछ लिया है, तो लापुलाई नागौर ये पूछा गया प्रश्न है। आरपीएस ने लापुलाई माना था, लेकिन गगराना गांव भी अगर ऑप्शन में हो और लापुलाई ना हो तो गगराना कर देना, और डीडवाना कुचामन ना हो तो नागौर ही करना है आपको। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है, जो रामदेवरा जैसलमेर में है वो जिला मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है उससे पूर्व दिशा में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, तो 2 जिलों से लगती है, कोटा और झालावाड़ से। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश व 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से गुजरती है, तो बांसवाड़ा और जैसलमेर। क्योंकि जो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश है वो बांसवाड़ा से शुरू होता है, आप सभी को पता है, नीचे से यहाँ से, और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर से शुरू होती है 69 डिग्री के बाद। तो ये कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर एरिया हो जाएगा। आपने अभी नक्शा में देखा होगा, मैंने मैप बताया था। राजस्थान के किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है, तो पाली और बाड़मेर का जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है। ये क्वेश्चन फेवरेट है एग्जामिनर के और बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, कहाँ से, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी है। जो राजस्थान का स्टेट का जो ट्री है वो कौन सा है, खेजड़ी, याद रखना है। स्टेट का जो बर्ड है, पक्षी है, वो कौन सा है, घोड़ावन है, याद रखना है। राज्य पशु चिंकारा और ऊंट, ऊंट पशुधन श्रेणी में आता है और चिंकारा वैसे राज्य पशु है। दोनों आ जाए तो दोनों टिक करने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चिंकारा खिजड़ी हुआ, गोड़बाना, चिंकारा ऊंट, ये पशु पक्षी और वृक्ष। और राज्य पुष्प रोहिड़ा, इंपॉर्टेंट। राज्य का नृत्य यानी डांस कौन सा है, घूमर। और राजस्थान की राजभाषा अभी तक हिंदी है, ठीक है। राज्य खेल बास्केटबॉल है राजस्थान का। राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश, ये पूछता है एग्जामिनर। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है, जो राजस्थान उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है, ठीक है। ये यहाँ से हो सकता है आपको एक क्वेश्चन मिल जाए, राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्हों में से। वृक्ष खिजड़ी, पक्षी घोड़वाना, राज्य पशु चिंकारा ऊंट, राज्य पुष्प रोहिड़ा, राज्य नृत्य घूमर। जो डांस घूमर है, लेकिन राज्य शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक है, और ओनली राज्य नृत्य पूछे तो घूमर हो जाएगा। राजभाषा हिंदी, राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य गीत केसरिया बालम, आओनी पधारो हमारे देश, ठीक है। हर लाइन में क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। 9 क्वेश्चन, देखो 9 पॉइंट है तो 9 क्वेश्चन ही हो गए। अब इनको अलग अलग क्वेश्चन में बनाओ, इससे बढ़िया कि अपन डायरेक्ट पढ़ लें। अब खिचड़ी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि खिचड़ी से क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य वृक्ष खिचड़ी है। इसको घोषित कब किया गया राज्य वृक्ष, तो 31 अक्टूबर 1983 को, और उसी टाइम राज्य पुष्प को घोषित किया गया, वृक्ष जो रोहिड़ा है उसको। और वृक्ष खिचड़ी और पुष्प को दोनों के एक साथ किया गया। खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम बार बार पूछा जाता है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खिचड़ी का उपनाम क्या है, इसको अन्य नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछ ले, राजस्थान का गौरव, थार का गौरव, ठीक है।
इसको, ये खेजड़ी के अन्य नाम है। विभिन्न भाषाओं में खेजड़ी के नाम, इनको आप छोड़ सकते हो, अगर टाइम हो तो पढ़ सकते हो, बाकी आपने वो पढ़ लिया है, वही काफी है। ठीक है, खेजड़ी की, इसको याद रखना, फल पत्तियां सांगरी कहलाती हैं। और खेजड़ी की पूजा कब होती है याद रखना, दशहरे के दिन। और आप याद रखना कि किस रियासत के शासकों ने खेजड़ी को अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में बीकानेर वालों ने अपनाया था। ओके, आगे बात करते हैं कि राजस्थान के राज्य वृक्ष के साथ साथ खेजड़ी किस देश का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का भी ये राज्य वृक्ष है। खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ी में किसके नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया, यानी कि 363 लोगों की मृत्यु हो गई थी, मार दिया था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी को बचाओ आंदोलन छेड़ा था। खेजड़ी गांव है उसमें। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई, इसके बारे में डिटेल से मैंने बता दिया था वीडियोज के अंदर। आप इतना ही अभी याद रखना है जितना मैंने बताया है। इनको जो मैं बता रहा हूँ ना, ये वन लाइनर है आपके लिए, एकदम होता है ना कि मक्खन, उनमें से एकदम मक्खन निकाल के, दही में से और दूध में से वो निकाल के लाया हूं मैं, क्रीम। आपको बस याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तो हमने वो देखे थे, कौन से, अभी राजस्थान के देखे थे, अभी भारत के देख लो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो जाएगा भारत का। राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा, जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, संबत वाला। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, भारत का कमल। ठीक है, और राजस्थान को कौन सा हो जाएगा, रोहिड़ा, जो मैंने बताया था। राष्ट्रीय नदी गंगा है हमारे देश की। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और राजस्थान का कौन सा, खेजड़ी। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर मोर हो जाएगा। और हमने कौन सा बताया था, राजस्थान का घोड़ावन। राष्ट्रीय पशु यहाँ पर बाघ हो जाएगा, हमने चिंकारा। और कौन सा बताया, ऊंट। और राष्ट्रीय फल आम है, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो यहाँ पर भी 8-9 ये फैक्ट हो जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है भारत से रिलेटेड। अब राज्य पुष्प की बात कर लेते हैं। तो रोहिड़ा मैंने बताया था 31 अक्टूबर 1983, जो खिजड़ी को वृक्ष को घोषित किया, जब भी पुष्प को साथ में घोषित किया। इसके अन्य नाम, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, और राजस्थान की मरुशोभा, और रेगिस्तान का सागवान। वैज्ञानिक नाम टीको मेला अंडुलेटा, ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और रोहिड़ा को नुकसान कौन पहुंचाता है, जरबिल रेगिस्तानी चूहा होते हैं वो, इतना ही याद रखना है आपको। और राज्य पशु ऊंट हो जाएगा। अब राज्य पशु ऊंट की बात कर लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि ये पशुधन श्रेणी में आता है। ठीक है, और वैसे राष्ट्रीय राज्य पशु चिंकारा है, लेकिन ऊंट भी 2014 को बना दिया गया था, मतलब राज्य पशु का दर्जा देने की घोषणा हुई थी, अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को। और 30 जून इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, 19 सितंबर और 30 जून 2014 को बना दिया था। ऊंट संपदा की दृष्टि से भारत में प्रथम राजस्थान में। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम ऊंट क्रम से सबसे ज्यादा जैसलमेर में, और सबसे कम प्रतापगढ़ में, राजस्थान के अंदर। केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोड़बीड़ बीकानेर। 5 जुलाई 1984 को बना था। बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोड़बीड़ बीकानेर। 5 जुलाई 1984 को बनाया गया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमल से याद रख लेना, कैमेलस ड्रोमेडेरियम। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक ऊंट वर्ल्ड में कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, और केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान याद रख लेना। और ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ऊंट संरक्षण केंद्र जयपुर में, लेकिन केंद्रीय ऊंट प्रजनन अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर में। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि राजस्थान में तेज ऊंट की नस्लें पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ ऊंट की नस्ल तेज दौड़ता है, जो जैसलमेरी एक नस्ल है ये। ठीक है, और जैसलमेर के किस क्षेत्र का ऊंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो नाचना क्षेत्र का जो ऊंट है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और राजस्थान में फलौदी में पाई जाने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी है, गोमट है। और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी है, तो बीकानेरी है। कौन सी है, बीकानेरी, राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और तेज दौड़ने में तो इसमें सर्वाधिक पाई जाने वाली ऊंट की नस्ल कौन सी है, तो बीकानेरी हो जाएगी। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है, तो पाबूजी थे, वो ऊंट लाए थे राजस्थान में। ऊंटों के देवता पाबूजी को ही कहते हैं। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कवर हो चुका है यहाँ पर, पाबूजी ऊंटों के देवता। ठीक है, इसकी बीजे पर नाच गो। ठीक है, डीजे पर नाच गो ऐसा होता है ना, तो बीजे पर नाच गो ये ट्रिक है। तो बी से बीकानेरी, जे से जैसलमेरी, नाच गो यानी नाचना में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ ऊंट
माना जाता है नाचना और गोमठ। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, बाकी आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है कि हम बस हवा में ये चीजें पढ़ लें और फिर अपन चीजों को छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें अगर मैं लाया हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 1.5-2 घंटे की क्लास आपको दे रहा हूँ, तो इसका आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस चीज को अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास बीसी मिश्रा ने किया था 1968 में। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, और यहाँ आपका वन लाइनर में रिवीजन होता है। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किसने किया? तो बीसी मिश्रा ने किया। और कब किया? 1968 में। बीसी मिश्रा ने भौतिक प्रदेशों का विभाजन दिया अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में। 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसका प्रकाशन किया था 1968 में। तो राजस्थान का भूगोल, इसकी बुक है किसकी? बीसी मिश्रा की। इन्हीं के अंदर भौतिक प्रदेशों का विभाजन दिया। बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा 7 भागों में। हर टॉपिक का, हर चैप्टर का ये वन लाइनर फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। 7 भागों में बीसी मिश्रा ने बांटा था भौतिक प्रदेशों को राजस्थान। कब बांटा? 1968 में। कौन सी पुस्तक? राजस्थान का भूगोल। ठीक है, ठीक है। तो बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा 7 भागों में। पश्चिमी शुष्क, अर्ध शुष्क प्रदेश और नहरी अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। ठीक है, और चम्बल बीड़। ये अगर याद रहे तो ठीक है, बढ़ना कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इतना याद रख लेना, 7 प्रदेशों में बांटा। और बात कर लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का दूसरा प्रयास किसने किया था? तो ए.के. सेन ने किया था। इन्होंने भी 1968 में। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का तीसरा प्रयास किसने किया? रामलोचन सिंह 1971 में। दो ने, बीसी मिश्रा और ए.के. सेन ने 1968 में। सबसे पहले बीके मिश्रा ने दूसरा प्रयास किया था आपके ए.के. सेन ने, और तीसरा प्रयास किसने किया? रामलोचन सिंह 1971। BCAR इसकी ट्रिक है। तो बीसी मिश्रा, ए.के. सेन और AR मतलब रामलोचन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेना। वन लाइनर फॉर्मेट में जो चीजें दे रखी हैं, भौतिक प्रदेशों का विभाजन। ठीक है, मुख्य रूप से पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस तरीके से किया गया है। तो पश्चिमी रेतीला प्रदेश है जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। उसके अंदर शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश आते हैं। ठीक है, तो शुष्क प्रदेश में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पड़ेंगे, जिसमें बालू का स्तूप जो रेत के टीले नहीं बनते हैं, और बालू का स्तूप युक्त यानी कि जहां पर रेत के टीले बनते हैं। और अर्ध शुष्क में कौन कौन से आ जाएंगे आप देख लेना। गग्गर बेसिन, कौन सा? गग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतरप्रभाई, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन या गोड़बाड़ प्रदेश। इनको हमने डिटेल में बहुत पहले पढ़ लिया अच्छे से, और यहाँ पर भी आप एक बार रिवाइज के तौर पे अच्छे से वन लाइनर फॉर्मेट में देख सकते हो। ठीक है, अरावली प्रदेश उत्तरी अरावली में बटा है, इसको मध्य अरावली में बटा है, दक्षिणी अरावली में बटा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसको माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन में बांटा है। दक्षिणी पठारी प्रदेश को विंध्यन कगार भूमि और हाड़ौती के पठार में बांटा है। अब इनकी डिटेल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का इससे क्वेश्चन आता है भाई, ये चार्ट दे रखा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। सबसे पहले राजस्थान को अंडरलाइन करते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि राजस्थान का मरुस्थल, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश, 4 भागों में इसको बांटा है। ठीक है, तो इसके एरिया से क्वेश्चन आता है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका एरिया कितना है? तो 61.11%। कितना है एरिया? 61.11%। ओके, और बात कर लेते हैं हम जनसंख्या, इसकी पॉपुलेशन पूछ लेता है कि मरुस्थल प्रदेश है जो डिजर्ट वाला एरिया, इसका एरिया कितना है? तो राजस्थान का टोटल में से 61.11% इसका एरिया है सबसे ज्यादा, और 40% यहाँ पर पॉपुलेशन है। और 33 सागर का ये अवशेष है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मृदा यहाँ पर बलुई या रेतीली प्रकार की पाई जाती है। शुष्क व अर्ध शुष्क टाइप की यहाँ पर जलवायु है। ठीक है, और अरावली प्रदेश 9% इसका हिस्सा है। ठीक है, और 10% यहाँ पर पॉपुलेशन है। ये पूछ लेता है कि राजस्थान के पूर्वी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 23%। और पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देख सकते हो 39%। और यहाँ पर अरावली प्रदेश में 9% क्षेत्रफल है और एरिया है, और पॉपुलेशन 10%। गोंडवाना लैंड का ये भाग है, और मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय बनीय मिट्टी और उपाद्र ये क्षेत्र है। कैसा है? उपाद्र। और पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% एरिया है, 39% यहाँ पर पॉपुलेशन और 33 सागर का अवशेष है, और दोमट या जलोढ़। ठीक है, किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है? दोमट या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। एक सेकेंड, यहाँ पर ये कभी कभी ये एप्लीकेशन हैंग कर जाता है। हम पढ़ रहे थे, इस चार्ट को पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया। यहाँ पर एक तो क्षेत्रफल पूछता है सबसे 61.11%। जनसंख्या पूछता है, उत्पत्ति किससे हुई है इसकी? 33 सागर से।
और मृदा पूछता है किस तरीके की पाई जाती है, जलवायु यानी क्लाइमेट शुष्क व अर्ध शुष्क पाई जाती है। अरावली प्रदेश में 9% क्षेत्रफल है और 10% पॉपुलेशन है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पर्वतीय बनी मिट्टी पाई जाती है। उपाद्री यहाँ की जलवायु है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23% इसकी क्षेत्रफल है। 39% इसकी पॉपुलेशन है। तैतीस सागर का हिस्सा है और दोमट या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और आर्द्र टाइप की यहाँ की जलवायु है। पठारी प्रदेश 6.89% यहाँ पर क्षेत्रफल है। 11% यहाँ पर जनसंख्या है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और काली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है और अति आर्द्र है। ठीक है, किस तरीके की अति आर्द्र मिट्टी पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, चार्ट को अच्छे से देख लेना। इस पे दो चीज कॉमन है, आपने अगर नोटिस करी हो तो, जो मरुस्थलीय प्रदेश है और यहाँ आपका ये पूर्वी मैदानी है। जैसे आपकी डायरेक्शन इस तरीके से है, ए ईस्ट, ए वेस्ट, ए नॉर्थ, ए साउथ। तो जो ये हिस्सा है पूर्वी मैदानी वाला हिस्सा, ये तैतीस सागर का अवशेष है और यहाँ का मरुस्थलीय प्रदेश वाला हिस्सा है पश्चिमी वाला, ये भी तैतीस सागर का अवशेष है। और गोंडवाना लैंड का पठारी प्रदेश यहाँ पर है, कहाँ पर, पठारी प्रदेश ये वाला हिस्सा, और अरावली जो निकल के जा रही है बीच वाली, ये आपके गोंडवाना लैंड के हिस्सा हैं दोनों के दोनों। इस तरीके से ये कॉमन है, बाकी चीजें आप देख लेना। भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण में सर्वप्रथम निर्माण हुआ, भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण का क्रम क्या था? सबसे पहले निर्माण अरावली पर्वतमाला का हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है भौगोलिक प्रदेशों के निर्माण में सर्वप्रथम निर्माण किसका हुआ? तो अरावली पर्वतमाला का हुआ। ठीक है, तो किस तरीके से? सबसे पहले अरावली पर्वतमाला, क्वेश्चन आता है इस तरीके से प्रारंभ में, फिर पठारी प्रदेश का, फिर पूर्वी मैदानी भाग का, फिर पश्चिमी मरुस्थल का अंत में हुआ था। राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण क्या है? तैतीस सागर के अवशेष है। क्या है राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण? खारे पानी की जो झील है उसका कारण क्या है, क्वेश्चन ही कह रहा है। तो तैतीस सागर का अवशेष था, यानी कि यहाँ पर पहला समुद्र था, इसलिए राजस्थान में खारे पानी की झील है। इस चार्ट को जरूर से जरूर याद रख लेना आप। कौन से चार्ट को? इस वाले को, चार्ट ऊपर वाला और इस लाइन को, कि अरावली पर्वतमाला सबसे पहले, फिर पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी भाग और पश्चिमी मरुस्थल लास्ट में। ठीक है, तो मैप के जरिए ऐसे देख लो कि अरावली वाला भाग ये पहले, फिर पठारी वाला इधर वाला हिस्सा राजस्थान में, और पूर्वी मैदानी वाला ये एरिया पूरा। ठीक है, और पश्चिमी मरुस्थल वाला ये एरिया बाद में अंत में बना था, इसका निर्माण हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आप सभी को पता ही है। शब्दावली कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं, उनको याद रख लेना आप। किस तरीके से? कि मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है और रेतीला प्रदेश को कहा जाता है। मेरू किसको कहा जाता है? पूछ लेता है कि मेरू से आप क्या समझते हैं, ऐसा पूछ ले। ऑप्शन होगा पहाड़ी क्षेत्र, दूसरे ऑप्शन होगा अरावली प्रदेश, तीसरा होगा पठारी हाड़ौती। तो आप पहाड़ी क्षेत्र करना है, फिर यहाँ अरावली प्रदेश होगा। मेरू को बोला जाता है माल, माल बोला जाता है हाड़ौती का पठारी या पठारी क्षेत्र को। ठीक है, ये चीजें क्लियर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल ही है, जो राजस्थान में, ज्यादातर हिस्सा राजस्थान के अंदर है, थोड़ा बहुत हरियाणा या फिर गुजरात में, बट 80% से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में थार का मरुस्थल। ये विश्व का एकमात्र जीवंत व धनी मरुस्थल है। ठीक है, जीवंत यानी यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग क्या है? थार मरुस्थल है। ठीक है, इसका ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग कौन सा है? थार मरुस्थल है, जो अपना वाला है। ये दोनों देशों में, थार मरुस्थल कितने देशों में फैला है? दो देश में, भारत और पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से भी लगता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अंदर भी है। थार मरुस्थल के राजस्थान में उपनाम, यानी कि किस किस नाम, अदर नाम से जाना जाता है इसको? तो किस नाम से जाना जाता है? थली, रेगिस्तान, शुष्क बालू का मैदान बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको पाकिस्तान में चेलिस्तान या थाल के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल अपना कितना है? 2,33,000, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। ओके, थार मरुस्थल का राजस्थान में क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल का राजस्थान में भाग 3/5 है। ठीक है, 3/5 भाग है राजस्थान, थार मरुस्थल का राजस्थान में भाग। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर है। वन लाइनर फॉर्मेट में हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, हर एक लाइन से। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो सिलेक्शन बैच में मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन आपको वीडियो जरूर देखनी है। 1 से 2 बार वीडियो देखनी है, आपके यहाँ से 5+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 5+ क्वेश्चन मान सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, कुछ हिस्सा हम लास्ट में हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट लेके आए हैं, तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर वाले, तो वो भी आप देख लेना। राजस्थान के क्षेत्रफल का थार मरुस्थल 2/3 है। राजस्थान के क्षेत्रफल का थार मरुस्थल कितना है? तो 2/3 है। और थार मरुस्थल का राजस्थान में भाग कितना है? 3/5 है, अकेले राजस्थान में।
पहले राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश का कितना कितना क्षेत्र घेरता था, तो 58%, वर्तमान में 61.11% हो गया, क्योंकि रेगिस्तान में मार्च या प्रसार के कारण यानी बढ़ता जा रहा है रेगिस्तान। वर्तमान में रेगिस्तान के यानी रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है इसलिए ज्यादा हुआ, बाकी पहले 58% था। ठीक है, ऑप्शन एक ही मिलेगा आपको। इस इसरो द्वारा जारी 2007 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में मरुस्थल का विस्तार है? तो इसरो के अकॉर्डिंग पूछ ले 2007 में जो आंकड़ा आया वो 67% है, बाकी ऑप्शन में से ये और ये मिलेगा। भारत के 142 डिजर्ट ब्लॉक्स में से राजस्थान में कितने डिजर्ट ब्लॉक्स हैं? तो कितने? 85 हैं। कितने? 85 ब्लॉक्स हैं डिजर्ट ब्लॉक। अब ये थार के मरुस्थल का ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा है यहाँ पर, तो अक्षांशीय 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात कर रहा है तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर, इसको याद रख सकते हो। सौर ऊर्जा की भरपूर संभावना के कारण, सौर ऊर्जा की भरपूर संभावना के कारण वर्ल्ड पावर हाउस यानी विश्व शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है किसको? थार मरुस्थल को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा की भरपूर संभावना के कारण, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, वर्ल्ड पावर हाउस विश्व शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो थार मरुस्थल को। थार मरुस्थल के लिए रूक्ष क्षेत्र शब्द का प्रयोग डॉक्टर ईश्वरी सिंह प्रकाश ने किया था। किसके लिए? थार मरुस्थल के लिए रूक्ष क्षेत्र। ठीक है, तो डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने किया था। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो इस पर जोर दिया था मैंने। तो राजस्थान को दो भागों में 50 सेंटीमीटर वर्षा करती है। जैसे राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है, टोटल ये हिस्सा है, ठीक है, एक रफली ये मान लो। तो इसमें जो दो भागों का हिस्सा ही 50 सेंटीमीटर वर्षा करती है। इधर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है इस वाले एरिया में अरावली के, और इधर कम होती है। ठीक है, और रेगिस्तान को दो भागों में, जैसे रेगिस्तान यहाँ पर है तो इसको दो भागों में बांटती है। ये आधे रेगिस्तान में 25 से भी कम होती है और आधे रेगिस्तान में 25 से ज्यादा होती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है, और पूरे राजस्थान को दो भागों में विभाजित कौन करती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। दोनों को याद रख लेना, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति मरुदबिद या जीरोफाइट या क्रेटोफाइट्स फ्रेयोटोफाइट, सॉरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, या फिर जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या कहलाती है? तो मरुदभिद या जीरोफाइट से दो ऑप्शन रहते हैं अधिकतर, या तो मरुदभिद मिलेगा या जीरोफाइट्स मिलेगा। जीरोफाइट्स पौधे वनस्पति किस तरीके की होती हैं? आप देख सकते हो, फोक, सेबन घास जो मरुस्थल में पाया जाता है, खिजड़ी, धामन, सीप, केर, पीलू, लीलोन, ठीक है, डंडा थुआर, ग्वारपाठा, और कैक्टस, बेर, सेबन घास, बबूल। ठीक है, ये चीजें हो गई। और मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले सम्मिलित हैं? तो ये पहले 18 जो नए जिले बने उसके अकॉर्डिंग है, जो घटा के 41 कर दिए उसके अकॉर्डिंग 15 है। ठीक है, बाकी आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये नए जिलों से क्वेश्चन कम ही आते हैं। प्लाया क्या चीज है? प्लाया एक बर्ड है, क्योंकि हाँ यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों का, तो हमको रिवाइज के तौर पर जल्दी जल्दी चीजें देखनी की कौन सा बर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन क्वेश्चन है तो हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे ना जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। लेकिन आपका ज्योग्राफी का रिवीजन ही पूरा है लगभग 99%। ठीक है, तो प्लाया खारे पानी की अस्थायी बड़ी झीलें, पालीवाल ब्राह्मणों के कारण इसका नाम पड़ा था, तो खारे पानी की अस्थायी बड़ी झीलें प्लाया कहलाती हैं। इसका नाम प्लाया पालीवाल ब्राह्मणों के कारण पड़ा था। खड़ीन क्या है? तल्लियां पोखर के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष बच जाती है। तल्लियां कोई पोखर है वो सूख जाती है, फिर जो मिट्टी शेष बच जाती है उसे खड़ीन कहते हैं, और यहाँ पर की जाने वाली कृषि, उस मिट्टी में की जाने वाली कृषि क्या कहलाएगी? खड़ीन कृषि कहलाती है। ठीक है, पिलाया और खड़ीन से एक क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने वो बताया है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अरावली की कुल लंबाई, क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं अरावली से, तो 692 किलोमीटर टोटल कितनी है? 692। राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि 79.48% हिस्सा अकेले राजस्थान में अरावली का। ठीक है, अरावली की दिशा नैऋत्य कोण से ईशान कोण, यानी कि जो कोण बताए थे मैंने ऐसे बताया था, नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिमी में, उत्तर पूर्वी में ईशान कोण हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी दिशा है। और अरावली का आकार की बात कर ले, साइज तानपुरे या तंदूरे के समान। और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात कर ले तो 23 डिग्री 20 से 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश है, और 72 डिग्री 10 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। ओके, अरावली का सर्वोत्तम बिंदु गुरु शिखर है, यानी सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर की चोटी।
अरावली का निम्नतम बिंदु यानी पुष्कर घाटी में सबसे नीचा हिस्सा अरावली का पुष्कर घाटी अजमेर में है। ओके। वनस्पति किस तरीके की पाई जाती है? तो पतझड़ वनस्पति उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। प्रमुख झील या सबसे ऊंची या सबसे गहरी झील यहाँ पर नक्की झील है जो सिरोही के अंदर है, माउंट आबू में। ठीक है। प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? तांबा है, सीसा, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज और फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर। इसलिए यहाँ पर खनिजों का अजायब वर्ग बोलते हैं इसको, किसको? अरावली को। राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा कौन सी है? तो अरावली है महान जल विभाजक रेखा। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा कौन सी कहलाती है? तो अरावली पर्वतमाला को। अरावली के उत्तरी व मध्य में पाई जाने वाली अंतराल कहलाते हैं। उत्तरी और मध्य में पाए जाने वाले अंतराल वायु घाटी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वायु घाटी, जो गैप्स होते हैं। ठीक है। अब अरावली पर्वतमाला पर जो चोटी हैं उनकी ये ट्रिक है, एक जो बार बार पूछे जाते हैं अधिकांश परीक्षा में, इनमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। गुरु से गुरु शिखर, पहले नाम देख लो। से शेर, दिल से दिलवाड़ा, लगा लगा के इसको छोड़ देना, जरा से जरगा, और आशा से आपका हो गया अचलगढ़, और रखो से रे से रघुनाथगढ़, खो से खो। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इनको लेकर आए हैं हम। ठीक है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। ये पूछता है बार बार, कहाँ पर है? सबसे इम्पोर्टेंट सिरोही। और कितनी ऊंचाई है? 1722 ऑप्शन मिलेगा या 1727 मिलेगा आपको। ठीक है। क्योंकि एक मंदिर है वो 5 मीटर ऊंचा है तो वो भी ऐड कर देते हैं, 1727 हो जाती है, बाकी 1722 एक ऑप्शन मिलेगा। और गुरु शिखर सिरोही में। शेर कहाँ पे? सिरोही में। दिलवाड़ा कहाँ पे? सिरोही में। ये टॉप 3 ये सिरोही के अंदर है। और जरगा, जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। और रघुनाथगढ़ सीकर में। और खो जयपुर में। ठीक है। ये याद रख लेना, इनकी ऊंचाई भी याद रख लेना, 1722 मीटर, 1597। एक बार दो बार पढ़ोगे चीजें हो जाएंगी कवर। और 1442 मीटर, 1431। लेकिन टॉप 3 तो जरूर रखना। एक रघुनाथगढ़ की 1055 बार बार पूछता है, एक गुरु शिखर की, एक शेर की। ये तो सारी इंपोर्टेंट, अगर कर सको तो पूरा कर लेना। बाकी डिस्ट्रिक्ट तो सबके याद रखने हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है। जैसे गुरु शिखर सिरोही में, और गुरु से दिल, ये तीनों, गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा। आपको क्रम ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है। ये बार बार पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं बागड़ या व्याघ्र घाट या लाट प्रदेश या गुप्त प्रदेश या पुष्प क्षेत्र या पाताल प्रदेश आदि उपनामों से कौन सा जाना जाता है? तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र ये बागड़ कहलाता है। लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश, पुष्प क्षेत्र, पाताल प्रदेश, व्याघ्र घाट, ये सभी चीजें माही नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा कहलाता है? माही नदी के आसपास का क्षेत्र। जहाँ नदियां प्रतिवर्ष बहती हैं वह नवीन जलोढ़ क्षेत्र क्या कहलाता है? खादर। जो जहाँ नदियां नवीन यानी खादर, खाने योग्य चीज, ऐसे याद रख सकते हो आप। और बागर जहाँ पुराने समय से कोई नदी नहीं बहती हो, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं, देखो, कोई नदी नहीं बहे उसको बागर यानी बेड, बेड से याद रख सकते हो बागर। ठीक है। वे पुरानी उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है, यानी कि वहाँ फसल नहीं होती। और जो नवीन जलोढ़ खादर कहलाती है। ठीक है। शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। शेखावाटी में बीहड़ नहीं होगा, बीड़। बीहड़ कहाँ पर होगा? अब नालिका अपर्दन से बने बड़े बड़े खड्डे जिन्हें डाकुओं द्वारा अपनी शरण स्थली बनाई जाती है, बीहड़। सर्वाधिक कहाँ पर? धौलपुर और सवाई माधोपुर में, चंबल के किनारे किनारे। ठीक है। और बीड़ कहाँ है? शेखावाटी में। घास के मैदान को बीड़ बोलते हैं, और अपर्दन, अब नालिका अपर्दन से बड़े बड़े खड्डे, उनको क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं, जंगल। पश्चिमी अरावली की उतरती हुई हरी पट्टियां क्या कहलाती हैं? रोही। और कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, जो शेखावाटी में, कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र। ठीक है। ठीक है। तो अब हमने बागर वाला और खादर वाला दोनों पॉइंट पढ़ लिए थे, तोरावाटी, कांतली नदी, शेखावाटी। ठीक है। फिर कुछ पठारें और उनके, यानी प्लेटू और उनके स्थान है। उड़िया का पठार सबसे इंपोर्टेंट पूछा जाता है बार बार, कहाँ पर है उड़िया का पठार? तो उड़िया से याद रखना, उड़ने वाला, यानी उड़ता कौन है? जो सबसे ऊपर होता है, ऊपर उड़ते हैं ना, तो ऊपर सबसे ज्यादा सिरोही वाला हिस्सा है, माउंट आबू वाला। तो आप याद रख लेना, सिरोही में उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में। और भोराट का पठार गोगोंदा से कुंभलगढ़। और आबू का पठार, ठीक है, सिरोही में। और लसाड़िया का पठार सलूम्बर में, कटापटा जयसमंद के आसपास, जब मैंने ये झील पढ़ाई थी जब बताया था। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक। घूमट का पठार बांसवाड़ा डूंगरपुर में।
और मानदेसरा पठार भैंसरोडगढ़ में, और क्रास का या कांकरवाड़ी, ये पूछा गया था अभी लेटेस्ट एग्जाम में, अलवर के अंदर है। ये सरिस्का अभ्यारण्य में कौन सा, कांकरवाड़ी या क्रास का। तो उड़िया का पठार सबसे ऊंचा, ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। हालांकि ये 5 6 7 ही पॉइंट है, ये याद रख लेना आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पठार कौन सी जगह पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ये उड़िया मेसा की तो ऊंचाई रख लेना, बाकी इनकी जगह याद रख लेना कि कहाँ पर है, इनके स्थान कौन कौन से हैं। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर हमने पढ़ा है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया, A.M. हेरोन ने किया। ठीक है, और परमियस कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर्स, ये हमने उसमें नहीं कराया था थ्योरी में, बट यहाँ आप देख लेना, बाप नाम आ जाए, बाप बोल्डर्स गोलास में, ये जोधपुर के आसपास यानी फलौदी में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान का प्राचीनतम भौगोलिक अंचल कौन सा है, अरावली, सबसे पुरानी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग में, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस युग के अंदर इसका निर्माण हुआ था। पूर्वी मैदानी प्रदेश प्ली प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग, और थार का स्थल प्लीस्टोसीन उत्तर युग। ठीक है, ये क्रम बाई क्रम जो जिसकी उत्पत्ति हुई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये दे रखे हैं कि कब कौन से युग में किसकी उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ था। ठीक है, गतिशील या मोबाइल रेत के टीले क्या कहलाते हैं, धरियन कहलाते हैं, धरियन। पूछा जाता है क्वेश्चन, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे, तो क्या कहलाता है, थार का रेगिस्तान। ये भी क्वेश्चन है। देखो हर लाइन का क्वेश्चन है, आप सभी को बताइए, तो अब तक समझ में आ गया होगा कि हर लाइन से एक क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन हमने क्या किया है कि इसको किस तरीके से सेट किया है, चैप्टर बाई चैप्टर किया है, क्रम बाई क्रम, चैप्टर के अकॉर्डिंग और हर टॉपिक को रिलेट करके इस तरीके से क्वेश्चन बनाया। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है, तो थार का मरुस्थल मैंने बताया था राजस्थान में तो है सबसे ज्यादा, लेकिन पंजाब गुजरात हरियाणा में भी थोड़ा थोड़ा है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान के लगभग 60% भाग पर क्षेत्र बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उस पर 60% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, इसे क्या बोलेंगे, सीप या अनुदैर्ध्य या बालू का स्तूप बोलते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं, तो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, द्वस्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप क्या होते हैं, रेत वाले टीले। ठीक है, और राजस्थान में किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो बीकानेर जिले के चारों ओर। थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है, दक्षिणी भाग की। ठीक है, किस भाग की, दक्षिणी भाग की सबसे कम ऊंचाई है थार मरुस्थल में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, ये बार बार पूछा जाता है, आकल गांव जैसलमेर में। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लेना, नेशनल वुड फॉसिल पार्क आकलगांव जैसलमेर में। आकल वुड फॉसिल पार्क प्रसिद्ध है किस लिए, कि 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म के लिए। ठीक है, लूणी बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो मरुस्थल का ये लूणी बेसिन। और गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को, लूणी जवाई बेसिन। क्या कहा जाता है, लूणी जवाई बेसिन कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के किस प्रदेश को बांगड़ कहा जाता है, बागड़ तो आपको माही वाला बोला, लेकिन बांगड़ पूछ ले तो शेखावाटी प्रदेश हो गया। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है, तो अजमेर के पश्चिम में स्थित है। ये पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। कौन सा समतल मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिसिलिन के रूप में पहचाना गया, मालपुरा करौली मैदान। ठीक है, तृतीय पेनिसिलिन के रूप में किसने, हेरोन महोदय ने पहचाना था। नागपाड़ इंपोर्टेंट है, अजमेर के पश्चिम में। और राजस्थान का कौन सा प्रदेश खादान का कटोरा कहलाता है, तो पूर्वी मैदानी भाग खादान का कटोरा कहलाता है। कौन सा, पूर्वी मैदानी भाग। डांगलैंड किसका भाग है, तो करौली का। डांग सबसे ज्यादा, डांग की रानी करौली को बोलते हैं, तो डांगलैंड किसका भाग है, करौली का। राजस्थान में विद्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, तो बलुआ पत्थर से। और समुद्र तल से घोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 770 मीटर, जो झुंझुनू के घुसरा गांव में है। इसे आग्नेयारी भी कहते हैं। राजस्थान में हॉर्स शू यानी घोड़े की नाल प्रकार की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, रामगढ़ गांव 12 में। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है बार बार क्वेश्चन। राजस्थान में जयसमंद झील से आगे की पूर्व की ओर कटापटा विच्छेदित भाग रसाड़िया का पठार, जो जयसमंद झील के आसपास है, जो कि अभी मैंने बताया था चैप्टर के अंदर। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, तो मेसा का पठार पर स्थित है, और 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको याद रखना है आपको। अब आगे देख लेते हैं
कि राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय यानी गर्मियों वाला समय कौन सा है। हालांकि हमने थ्योरी में कवर किया था, एक एक ये जो हम सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, ये हमने थ्योरी में कवर कर लिया था। वो अलग तरीके से पढ़ा है, इसका थोड़ा पैटर्न वन लाइनर रूप में, बाकी हमने वो डिटेल में पढ़ा था। डिटेल मीन्स की वो पैराग्राफ टॉपिक में पढ़ा है, और ये हम वन लाइनर में क्वेश्चन के तौर पे पढ़ रहे हैं। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का समय क्या है, तो मार्च से जून में गर्मी वाली ऋतु होती है। कौन सी? समर सीजन। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 21 जून को पड़ती हैं, सबसे बड़ा दिन होता है वो। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जिस दिन पड़ती हैं 21 जून को पड़ती हैं, और सबसे बड़ा दिन होता है। और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है वो। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और सबसे बड़ी रात 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात होगी, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, सबसे छोटा दिन होता है। और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, दिन में रात समान होते हैं। 21 मार्च को 23 सितंबर को दोनों दिन ये समान होती हैं, दिन और रात। ठीक है। राजस्थान में संवैनीय पवनों से उत्पन्न हुए छोटे छोटे चक्रवात भंवर कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भभूल्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में भूतेलो कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में गर्मी में 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती तेज आंधियां क्या कहलाती हैं? लू कहलाती हैं। स्थानीय लोग लू की चपेट में आए व्यक्ति को उपचार के लिए केवड़े के फूलों को भिगोकर पानी शरीर पर लगाते हैं, तो लू कहते हैं जो गर्मियों में हवा चलती है तेज तेज। सर्वाधिक आंधियां कहाँ पर चलती हैं? आप सभी को पता होना चाहिए, श्रीगंगानगर में चलती हैं, 1 महीना चलती हैं, लगभग 27 दिन। और सबसे कम आंधियां झालावाड़ में आती हैं। आती नहीं, आती हैं तो एक दो बार ही आती हैं। ठीक है। और आंधियों की संख्या में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कमी आती है, यानी कि अपना जैसे नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। तो उत्तर दक्षिण यानी कि इधर से दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे तो इधर संख्या घटेगी, इधर ज्यादा रहती है। किधर? इधर ज्यादा रहेगी, और इधर से आगे आएंगे तो यहाँ कम रहेगी। ठीक है। ये कह रहा है। तो श्रीगंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18, जैसलमेर में 16, बाड़मेर में 13, जोधपुर में। आपको याद क्या रखना है, सबसे ज्यादा गंगानगर बीकानेर की, गंगानगर बीकानेर और जैसलमेर में आती है, और सबसे कम झालावाड़ अजमेर और कोटा में, इधर। ठीक है। हाड़ौती वाला एरिया झालावाड़ और कोटा हो गया। राजस्थान में वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन और उनका मानसून। वर्षा ऋतु का समय है मध्य जून से सितंबर, ये महीना याद रखना है आपको। अधिकांश वर्षा जुलाई से सितंबर तक होती है, जुलाई से सितंबर तक होती है। राजस्थान में मानसून दो तरीके का है। उत्तरी पूर्वी मानसून 10% बारिश होती है यहाँ से, और दक्षिण पश्चिमी मानसून से 90% बारिश होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में दो शाखाएं, एक तो अरब सागर से आती है, अरब सी से, एक बंगाल की बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है, तो आप सभी को पता है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। वही सेम चीज तो हम अभी मैंने उसका बताया आंधियों का। ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई। तो उत्तर पश्चिम से इधर आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है। इधर आएंगे तो इधर वर्षा बढ़ेगी, या ऐसे कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से आगे की ओर जाएंगे तो वर्षा घटती जाती है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून की शाखा से होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, 90%, जो कि हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है। ये वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन भी नीचे आ गया। सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ व जयपुर में आते हैं तूफान, और न्यूनतम वज्र तूफान बीकानेर और बाड़मेर में आते हैं। पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, तो पूर्व से नाम से ही याद है, ईस्ट वाली दिशा से तो पूर्वैया पूर्वैया आगुड़ी, नाम से याद है, पूर्व दिशा यानी पूर्वैया पूर्वई। ये क्वेश्चन वही है जो पूछे जाते हैं हर एग्जाम में बार बार। वरना क्वेश्चन तो बहुत थे, वन लाइनर के रूप में मैं बहुत कुछ ला सकता था, लेकिन मैं वही क्वेश्चन क्यों लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिट साबित हो सकते हैं। और यहाँ से देखना, ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम किस चीज की, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2 शाखाओं में बांटा गया है, आप सभी को पता है। कौन सी? अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा से 10 से 15% बारिश होती है, और बंगाल की खाड़ी से 95 से वो 85 से 90%। ओके। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा का प्रवेश सर्वप्रथम होता है, तो अरब सागर की शाखा का प्रवेश पहले होता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की किस शाखा से होता है, तो बंगाल की खाड़ी से, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ लिया है, क्लियर कट। ठीक है। राजस्थान में सामान्यतः मानसून का प्रवेश होता है 16 से 18 जून को होता है, और भारत में मानसून का प्रवेश केरल में 1 जून को हो जाता है, अंडमान निकोबार में 25 मई को ही हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है। राजस्थान में प्रवेश करने वाली कौन सी मानसून की शाखा पूर्वई या पूर्वैया भी कहलाती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा कहलाती है, क्योंकि ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से आती है पूर्वैया। शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति किससे होती है, तो कैस्पियन सागर से, या भूमध्य सागर, या पश्चिमी विक्षोभों से होती है।
शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है भाई ये कि शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति किससे होती है। तो किससे होती है? कैस्पियन सागर। तो हमने ये शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति किससे होती है, तो ये कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर या पश्चिम विक्षोभों से जो मावट होती है वो इसी कारण होती है। कौन सा मानसून रबी की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण गोल्डन ड्रॉप्स कहलाता है? तो शीतकालीन मानसून जो रबी की फसल होती है, गेहूं चना वगैरह, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो कौन सा मानसून रबी की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण गोल्डन ड्रॉप्स कहलाता है? तो शीतकालीन मानसून होता है वो कहलाता है। शीतकालीन मानसून को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मावट के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो किस कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभों, ऐसा ऑप्शन आएगा आपको, पश्चिमी विक्षोभ या फिर भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। ओके, भारत की औसत वर्षा कितनी होती है? वार्षिक वर्षा तो 108 से 118 सेंटीमीटर। लेकिन राजस्थान की एवरेज बारिश कितनी होती है? 57.51%। ये क्वेश्चन आता है। वर्षा मापने का यंत्र रेनोमीटर। राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी? 29 दिन बारिश होती है राजस्थान में। औसत की बात करते हैं, होती तो ज्यादा भी है। ठीक है, मानसून पूर्व की वर्षा दोगड़ा कहलाती है। और सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, 40 दिन होती है, यहाँ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, यहाँ 5 दिन बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर। सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वाला स्थान, यहाँ तो जिले थे लेकिन यहाँ स्थान पूछ रहा है, तो माउंट आबू 48 दिन 150 सेंटीमीटर। और सबसे कम समगांव है, यहाँ एक भी दिन बारिश नहीं होती, जो रेगिस्तान के अंदर है जैसलमेर में। ठीक है, जिले तो झालावाड़ सबसे ज्यादा, सबसे कम जैसलमेर। लेकिन स्थान की बात करें, सबसे ज्यादा बारिश माउंट आबू में 48 और सबसे कम समगांव में। वर्षा वाला दिन क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है वर्षा वाला दिन? जिस दिन 0.25 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई हो, वो वर्षा वाला दिन कहलाता है। सर्वाधिक बारिश, सर्वाधिक जो वर्षा है वो किस माह में होती है? तो जुलाई में 34%, अगस्त में 33%। सबसे ज्यादा जो जुलाई में होती है। सर्वाधिक वर्षा किस संभाग में होती है? तो कोटा संभाग में होती है, झालावाड़ साइड। ठीक है, झालावाड़, कोटा, बारामूदी। और न्यूनतम वर्षा किस संभाग में होती है? जोधपुर के अंदर, क्योंकि जैसलमेर वगैरह इसी में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो तापमान, ये भी टेम्परेचर भी करता है, अक्षांशीय स्थिति भी करती है क्लाइमेट को प्रभावित, महासागर से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल, ये भी करता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा नहीं करता? तो देशांतरी स्थिति नहीं करती। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय, देशांतरी स्थिति और समुद्र तल से दूरी। और राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी कितनी है? राजस्थान से कच्छ की खाड़ी, तो वो कितनी है? 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी कितनी है? तो 275 किलोमीटर। अरब सागर से दूरी कितनी है राजस्थान की? तो 400 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा दूरी है, 2900 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऊंचाई निरंतर कम होती जाती है, जिससे जिससे पवनें अरावली के समांतर आगे बढ़ जाती हैं। वहीं मरुस्थलीय जलवायु के विस्तार को अरावली नियंत्रण करती है। अब ये प्रभावित करने वाले कारक पूछ रहा है राजस्थान की जलवायु को। ठीक है, तो हमने भूमध्य सागर पढ़ लिया, थार का मरुस्थल, हिमालय पर्वत की स्थिति, ये भी प्रभावित करती है। धरातल की ऊंचाई और स्वभाव, ये भी प्रभावित करता है। और मानसून में चक्रवात भी प्रभावित करता है। धरातल से पृथ्वी 165 मीटर की ऊंचाई पर, अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे हम, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। माउंट आबू ठंडा रहता है। जब भी जमीन के भीतर की गहराई की ओर जाने पर 32 मीटर पर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, यानी गर्मी हो जाती है। राजस्थान के सामान्य तापमान में माउंट आबू के तापमान में लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, यानी ठंडा रहता है माउंट आबू राजस्थान के अंदर। मानसून में चक्रवात, ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। वनस्पति, धरातल की संरचना, मृदा की संरचना, भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी प्रभावित करते हैं। ओके, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला, चूना मिट्टी या धरातल होना। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समानांतर होना। यानी कम वर्षा क्यों है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो मानसून मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर चला जाता है, ऊपर ऊपर से। अगर इसका बैरियर होता है, इस तरीके से होती है अरावली पर्वतमाला, पूरब से पश्चिम की ओर, तो रोकती, ठीक है, बारिश को। लेकिन ये समानांतर है, ऐसे ही तो चला जाता है मानसून ऊपर से। अब बात करते हैं राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में आगे बढ़ती है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है, यानी इस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, और किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है? आप सभी को पता है वृद्धि कहाँ होगी? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण की इधर की तरफ आएंगे, दक्षिण पूर्व में इधर वृद्धि होती है ज्यादा।
राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं? तो हिंद महासागर से आती हैं। ठीक है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर से। और वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, तो वर्षा ऋतु में मानसून हवा किस तरीके से चलती है? दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर चलती है मानसून की हवा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का भय जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो कौन सा? झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है सबसे कम? जुलाई अगस्त में। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा 50 सेंटीमीटर, जो अभी हमने पढ़ ली थी। एक बार आरपीएससी ने इसी प्रश्न में 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नहीं दिया था, 40 सेंटीमीटर दिया था, जो 50 के नजदीक है, इसलिए 40 सेंटीमीटर को आंसर मान लिया था। अगर 50 ना हो, जो 50 के नजदीक हो उसी को आंसर मान लेना है। संभावित प्रश्न, यहाँ से भी कुछ प्रश्न नदी वगैरह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने नदी वाला चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है, उनको देख लेना एक बार। तो राजस्थान की कौन सी नदी विश्व धरोहर के लिए नामित राजस्थान की एकमात्र नदी है? तो चंबल नदी विश्व धरोहर के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में राजस्थान की कौन सी नदी शामिल है? तो चंबल ही है। चंबल नदी पर निर्मित रिवर फ्रंट का शुभंकर कौन सा जीव है? तो घड़ियाल है। चंबल रिवर फ्रंट कहाँ पर है? कोटा में। चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन 22 सितंबर 2023 को किया गया था, जो कि कोटा में। ठीक है, और चंबल नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है? तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से बामनी, गुंजाली, ईज, कुराल, मेज, चाकण और बनास नदी। ये चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की नदियों में सबसे पहले चंबल में मिलने वाली नदी कौन सी है? छोटी काली सिंध है राजस्थान की नदियों में से। और राजस्थान में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली नदी गुंजाली है। प्रवेश के बाद तो गुंजाली, लेकिन राजस्थान की नदियों में सबसे पहले चंबल में। तो वैसे छोटी काली सिंध मिलती है, लेकिन प्रवेश के बाद गुंजाली मिलती है। और पहली छोटी काली सिंध पहले ही मिल जाती है, जब तक राजस्थान में एंटर नहीं करती वो, लेकिन है राजस्थान की नदी वो। राजस्थान की बेना नदी राजस्थान में प्रवेश करते समय 12 मध्य प्रदेश की सीमा, अब चंबल में मिलने से पहले कोटा में मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, पार्वती नदी है वो। ठीक है, इंपोर्टेंट है, आप चंबल मत कर देना कि राजस्थान की बेना नदी राजस्थान में प्रवेश करते समय 12 मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है और चंबल में मिलने से पहले कोटा में मध्य प्रदेश की भी सीमा बनाती है, तो वो कौन सी? पार्वती नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्वती नदी हो गई। उसके बाद अंधेरी, रेतीली, बिलास में बेंथली किसकी सहायक नदियां हैं? तो पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी? अंधेरी, रेतरी, बिलास और बेंथली। राजस्थान की बह नदी जिसके पास कैथुन कस्बा स्थित है, वे आलनिया बांध भी इसी पर बना हुआ है, तो आलनिया नदी है वो। कैथुन कस्बा है और आलनिया बांध भी है। आहू व कालीसिंध नदी का संगम क्या कहलाता है? सोमेला कहलाता है। किस नदी की सावा नदी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को सावा नदी के नाम से? सरसा नदी को जाना जाता है, जो बाणगंगा की सहायक नदी है। ठीक है, राज्य के बेजले जहाँ एक एक नदी ही बहती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, और यहाँ आपका झुंझुनू, ये दो तीन जगह हो गई। ठीक है, ये अनूपगढ़ और ये दूदू तो कैंसिल ही हो गए जिले। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेडच नदी पर मदार बांध बनाया गया है। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान पर है? जल उपलब्धता के आधार पर तो बनास नदी बेसिन है। राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है? तो किस जिले में? तो भाई भरतपुर में। किस जिले में? भरतपुर में। राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है? तो भरतपुर में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में झीलें व उनके निर्माता। तो झील और उनके निर्माता, तो कौन कौन सी झील है? जयसमंद झील कहाँ पर? सलूम्बर जिले में। महाराणा जय सिंह ने बनवाई थी। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है, महाराणा फतेह सिंह ने बनवाई थी। याद रखना है इनको, डिस्ट्रिक्ट याद रखने, और किसने इनका निर्माण करवाया था? लेक। ठीक है, लेक है ये। राजसमंद झील राजसमंद में है, महाराणा राज सिंह ने करवाया था। कायलाना झील जोधपुर के अंदर है और प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। कोलायत झील बीकानेर में है और इसका राय सिंह ने निर्माण करवाया था। भोपाल सागर झील चित्तौड़ में और भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, जयसमंद सिंह है तो जय सिंह ने जयसमंद के नाम से ही। फतेह सागर फतेह सिंह ने, राजसमंद राज सिंह ने, इस तरीके से याद रख लेना। कोयलाना झील प्रताप सिंह ने और जोधपुर के हैं। कोलायत बीकानेर में राय सिंह ने। भोपाल सागर झील चित्तौड़ में है, भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया। नवलखा झील बूंदी में और राव सुरजन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और बजाज सागर झील बांसवाड़ा में प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में और रानी प्रीमल देवी ने इसका निर्माण करवाया। देखो ये झील से इंपोर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट है और 10 से 12 पॉइंट में आपके 24-25 पॉइंट छिपे हुए हैं, यानी कि यहाँ से 24 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जिला पूछ सकता है हर झील का, इसका निर्माता भी पूछ सकता है किसने बनवाई थी। ठीक है, और भी है यहाँ पर झील। उदय सागर झील का
कहाँ पर? उदयपुर में उदय सिंह ने निर्माण करवाया। फायसागर झील अजमेर में इंजीनियर फाय ने इसका निर्माण करवाया। सौरभ सागर झील राजसमंद में महाराणा राज सिंह ने, और बालसमंद झील जोधपुर में और बालक सिंह ने। गजनेर झील इम्पोर्टेंट बीकानेर में और गज सिंह ने निर्माण करवाया। गैप सागर झील इसमें डूंगरपुर में, डूंगर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सिलीसेट झील बार बार पूछी जाती है, अलवर में महाराजा विनय सिंह ने निर्माण करवाया। मोती झील यहाँ पर भरतपुर में, और रावल मोती सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, अब पढ़ लेते हैं मृदा से रिलेटेड कुछ चीजें। पर्वतीय मृदा को उपचारित करते हैं तो चूना पत्थर मिलाकर। एरिडोसेल शुष्क मृदा अर्ध शुष्क क्षेत्र वाले एरिया में पाई जाती है। एंटीसोल्स रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान में यानी रेगिस्तान वाले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। और अल्फीसोल्स यानी जलोढ़ मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और इंसेप्टिसोल आर्द्र मृदा ये कहाँ पाई जाती है? अरावली वाले क्षेत्र में। वर्टिसोल्स यानी काली मृदा हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। नमी रोकने का विशेष गुण काली मृदा में होता है। नमी रोकने का विशेष गुण कौन सी मृदा में होता है? तो काली मृदा में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मृदा से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इनको याद रख लेना। वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन है, बाकी आपने थ्योरी पहले कवर कर ली है, इसलिए ज्यादा इतना ही ध्यान देना जितना आपको नीड है लास्ट टाइम पर। अब यहाँ से देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान में कृषि गणना कितने वर्ष में की जाती है? यानी कृषि की जो गणना है, काउंट किया जाता है, वो 5 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष में एक बार की जाती है कृषि गणना। कृषि गणना किसके द्वारा की जाती है? कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा। राजस्थान में कुल कृषि का कितना भाग खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है? तो 65% भाग है वो खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है। किस प्रकार की खेती? चलायमान खेती भी कहलाती है, स्थानांतरित खेती, जिसको कभी यहाँ पर किया कभी वहां पर की, ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको चलायमान खेती भी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में स्लेश तथा वर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो बालरा कृषि। सरसों उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम होने के क्या कारण क्या कहलाता है? सरसों का राज्य। सरसों का राज्य कौन सा कहलाता है? तो राजस्थान कहलाता है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। राजस्थान में शुष्क खेती किन भागों में की जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी पश्चिमी मरुस्थल वाला, पश्चिमी एरिया वाला राजस्थान का हिस्सा है, वहां शुष्क खेती की जाती है। शुष्क खेती। राजस्थान में डांग क्षेत्र में पानी की खेती क्या कहलाती है? तो बजेड़ा कहलाती है। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट यानी प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? तो 36। कैलोरी की फाइबर फूड और घोड़ा जीरा के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो ईसबगुल। बहुत ही इंपोर्टेंट है कि कैलोरी की फाइबर फूड और घोड़ा जीरा के नाम से ईसबगुल को जाना जाता है। ओके, किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? तो गन्ना की कृषि के लिए ये टेम्परेचर चाहिए और ये बारिश चाहिए, इतनी सेंटीमीटर, 100 से 200। राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई? धरा ऐप। इंपोर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? राजस्थान के खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से? सीमेंट, सीसा, जस्ता, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति निर्माण आदि। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? तो खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। राजस्थान में स्पाइस पार्क कहाँ है? तो रामपुरा बाड़िया जोधपुर और कोटा में, 2 जगह स्पाइस पार्क, ठीक है। याद रखना इस चीज को कि राजस्थान में स्पाइस पार्क कहाँ पर है? तो रामपुरा बाड़िया जोधपुर में और कोटा में। 5वां एग्रो फूड पार्क कहाँ पर है? तो झालावाड़ में। कहाँ पर है? 5वां एग्रो फूड पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो झालावाड़ में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये 5वां एग्रो फूड पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो झालावाड़ में। तो इससे पहले एक तो कोटा हो जाए, कागज इसकी वो है, कागज। तो कोटा, अजमेर, और कोटा, अलवर और गंगानगर और जोधपुर, और एक हो जाएगा आपका जयपुर। हाँ, तो इसमें 4 पहले से ही है, तो आपका कोटा, अलवर और गंगानगर और एक जोधपुर, ये जे वैसे दे रखा है, ठीक है। और 5वां हो जाएगा आपका झालावाड़, इससे अगला जे झालावाड़ हो जाएगा। तो कागज इस तरीके से आप कह सकते हो, कोटा, अलवर, गंगानगर, झालावाड़ और जोधपुर। तो जोधपुर पहले से 5वां फूड पार्क बन रहा है झालावाड़। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो अजमेर किशनगढ़ में किया गया। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? धौलपुर में। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सांगानेर में। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सांगानेर में। लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये पूछा जाता है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री।
तो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर के अंदर। और हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ, सांगानेर में। और राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, कोटा में। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT द्वारा घड़ी संयोजन इकाई कहाँ स्थापित है, अजमेर में। बार बार पूछा जाता है, 1967 में चेकोस्लोवाकिया की मदद से 1967 में HMT की घड़ी संयोजन इकाई अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में कौन सी संस्थान शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है, कृषि विपणन बोर्ड 1974। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो भारत सरकार की सहायता से। ठीक है, राजस्थान में 1964 में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, तो भीलवाड़ा में। राजस्थान में 1964 में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो भीलवाड़ा में किया गया था। राजस्थान में निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, भारत सरकार की सहायता से। याद रखना है, सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। प्रमुख प्रमुख रोपवे की बात कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सोंदा माता रोपवे कहाँ पर है, तो भीनमाल जालोर सोंदा पर्वत पर। राजस्थान का प्रथम रोपवे है जो 2006 को प्रारंभ हुआ था, लंबाई 800 मीटर है। मनसा पूर्णी करणी माता रोपवे उदयपुर में, और सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर में। इनके डिस्ट्रिक्ट याद रखना, लेकिन इसके पहले की तो ये तारीख भी याद रखना और लंबाई भी याद रखना। और सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे चौमू के अंदर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, चौमू ग्रामीण हट गया, जयपुर ही अभी। अन्नपूर्णा रोपवे, अन्नपूर्णा माता रोपवे ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले के हनुमान मंदिर की पहाड़ी पर स्थित वैष्णो माता मंदिर तक राजस्थान का पहला स्वचालित ऑटोमेटिक, लंबाई 436 मीटर है, उद्घाटन। ठीक है, ये हो गया और ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये जयपुर के अंदर अन्नपूर्णा माता रोपवे, खोले के हनुमान जी से ऊपर एक पहाड़ी पर है, वैष्णो देवी माता मंदिर तक। नीमच माता रोपवे ये उदयपुर के अंदर है। और जीण माता रोपवे सीकर में, जीण माता मंदिर से काजल शिखर माता मंदिर तक है। ठीक है, ये 2024 में उद्घाटन हुआ था इसका। यूनेस्को द्वारा किस शहर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो किस शहर को किया गया, तो जयपुर शहर को 6 जुलाई 2019 को किया गया था। अहमदाबाद के बाद जयपुर इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा शहर बन गया है। इंपोर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल राजस्थान के दुर्गों की संख्या, यानी कितने फोर्ट हैं, तो 6 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल राजस्थान के दुर्गों की संख्या है, तो 6 है। तो चीकू गाजर और आम, चीकू गाजर आम चित्तौड़गढ़। इसकी ये ट्रिक है, चीकू गाजर आम। तो चे से बनेगा चित्तौड़, कू से बनेगा कुंभलगढ़, गा से बनेगा गागरान, जा से बनेगा जैसलमेर, रा से बनेगा रणथंभौर, आम से बनेगा आमेर। तो ये 6 ये आपके दुर्ग हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करे गए हैं, चीकू गाजर आम नाम से इस फुल फॉर्म है। तो चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरान, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ठीक है, ये चीजें हो गई। राजस्थान में प्रमुख सफारियां कौन कौन सी सफारियां कहाँ पे चलती हैं, तो लॉयन सफारी नाहरगढ़ में, और टाइगर सफारी कहाँ है, रणथंभौर में। और कैमल सफारी सम जैसलमेर में, एलिफेंट सफारी आमेर में, बैलून सफारी बूंदी में, हॉर्स सफारी पुष्कर में, वाटर सफारी चंबल नदी कोटा, डंकी सफारी भी चल गई है भाई, देख लो अगर करनी हो तो किसी को, शेखावाटी में, पैंथर सफारी जवाई पाली में। तो इस तरीके से ये सफारियां भी याद रख सकते हो आप, ये इंपोर्टेंट है। शाही रेलगाड़ियां पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, शाही रेलगाड़ियां। ठीक है, राजस्थान में शाही रेलगाड़ियां चलती हैं, नाम से क्लियर है। पैलेस ऑन व्हील्स 26 जनवरी 1982, डेट याद रखना, कब डेट आपको याद रखनी है, एक सेकंड मैं बता दूंगा आपको। 1982 पैलेस ऑन व्हील्स, ये ट्रेन का याद रखना है, 1982। राजस्थान ये कब चली थी और कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, तो ये यात्रा दिल्ली, जयपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, उदयपुर, दिल्ली, ये सभी जगह करती है। इस शाही ट्रेन में 7 दिन की यात्रा होती है, इतना याद रखना इसको। प्राचीन रियासतों के नाम पर है ये, और द महाराजा द महारानी नाम के 2 रेस्तरा हैं। ठीक है, और 1 नवंबर 2023 को इसे दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना, 2023 में दुनिया की सबसे लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब इसको दिया गया है। एक और है, पैलेस ऑन व्हील्स पढ़ ली, रॉयल पैलेस ऑन व्हील्स, ये भी याद रखना, RDTC में भारतीय रेलवे में सहयोग करते हैं, 2009 में स्टार्ट हुई थी, ये तो 1982 को चल गई थी। इसका रूट नई दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, जयपुर और खजुराहो, वाराणसी, आगरा तक चलती है ये। ठीक है, हेरिटेज ऑन व्हील्स और फेयरी क्वीन ये 2003 में स्टार्ट हुई थी, RDTC और इंडियन रेलवे के द्वारा। ये चीज हो गई ट्रेन से रिलेटेड, हमने कुछ फैक्ट देख लिए। अब पढ़ लेते हैं हम क्या,
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, जो कि मैंने कल की वीडियो में भी पढ़ा दिया था, लेकिन आज फिर से देख लो ये। तो डूंगरपुर 1994 सबसे ज्यादा, राजसमंद का उसके बाद, और पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। लेकिन डूंगरपुर का याद रखना, 1900 कह रहा हूँ मैं, 994, सॉरी 1900 नहीं है, 994 में डूंगरपुर का। ये सर्वाधिक लिंगानुपात। न्यूनतम कम से कम किसका है? धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। तो सबसे कम धौलपुर का 846, याद रखना इसको, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता यानी लिटरेसी रेट, वो सेक्स रेस हो गया, लिटरेसी रेट वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर के लोग ज्यादा पढ़े हैं। सबसे कम जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये याद रखना। ज्यादा वाला बार बार पूछा जाता है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, ये ऑप्शन होते हैं। तो कोटा के बाद अपन को आना जयपुर, जयपुर के बाद जाना झुंझुनू, झुंझुनू के बाद जाना सीकर, फिर अलवर। ओके, आगे याद रख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख रेल सुरंगें। राजस्थान की सबसे बड़ी रेल सुरंग, जो कि मैंने कल बताई थी, गंगापुर दौसा रेल मार्ग, 2150 मीटर, राजस्थान की सबसे बड़ी है ये। देवारी सुरंग 750 मीटर, और कामली घाट सुरंग ये पहली बनी थी और 500 मीटर बनी थी, और कामली घाट सुरंग दूसरी दूसरी कब बनी, ये इसकी है 300। और लोको रेलवे कारखाना अजमेर की स्थापना कब हुई थी? तो लोको रेलवे कारखाना कहाँ पर है? अजमेर में, 1879 में इसकी स्थापना हुई थी। और राजस्थान की सबसे लंबी रेल पुल कहाँ स्थित है? तो सीकर में है, ठीक है। और छोटा गुड़ा से रिंगस तक इसका निर्माण है। सबसे लंबा रेल पुल, रेल का पुल है, 8.7 किलोमीटर है ये, ठीक है। ये चीजें होंगी। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ पर ही है, पास में, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है। प्रदेश का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन भी यही है, यहाँ पर सारी महिला काम करती हैं। और बात कर लेते हैं प्रदेश का पहला व देश का 11वां ईट राइट स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन बना है। और NTIS का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के किस स्टेशन पर किया गया था? झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर। वीडियो चलते चलते 1.5 घंटे हो गए हैं। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, अब तक भर भर के लाइक आने चाहिए, जब भी नेक्स्ट मैराथन आएगी जल्दी, ठीक है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को हुई थी। जयपुर मेट्रो मेट्रो राजस्थान की पहली व भारत की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। राजस्थान की पहली और भारत की छठी है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एशियन विकास बैंक एडीबी की सहायता से इसका सहायता प्राप्त है, और निर्माण 2 चरणों में। प्रथम चरण में फेज फर्स्ट ए मानसरोवर से चांदपुल, संचालन 3 जून 2015 से, और दूरी है 9.63। और दूसरा चरण फेज 1B, ठीक है, चांदपुल से बड़ी चौपट, ठीक है। फेज 1B चांदपुल से बड़ी चौपट है, इसका निर्माण 23 सितंबर 2020 से, और दूरी इसकी 2.4 किलोमीटर। प्रथम चरण के दौरान अजमेर पुलिया से सोडाला तक दोहरा एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया, जो देश का पहला दोहरा एलिवेटेड ट्रैक है। देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन श्यामनगर जयपुर वाला है, जो कि कल बताया था मैंने। फेज सेकंड के अंदर बात करेंगे हम, अंबावाड़ी से सीतापुरा निर्माणाधीन है, दूरी 23 किलोमीटर होगी, और जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इतना आपको याद रखना है मेट्रो रेल के बारे में। 2015 वाली डेट जरूर याद रखनी है, जब से स्टार्ट हुआ था उसका काम। राजस्थान में दुर्गों के नाम, देखो हमने बहुत सारी चीजें ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ ली थी, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन ये कल्चर वाला पार्ट भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो इसके नाम याद रख लेते हैं कि कौन से किले को अन्य किस किले के नाम से जाना जाता है। तो समस्त किलों का सिरमौर किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। खिजराबाद चित्तौड़ वाले दुर्ग को ही बोलेंगे हम। और तिलस्मी किला, बूंदी का किला, तारागढ़, ये पूछे जाते हैं सारे के सारे। ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये पूछे गए हैं किसी ना किसी फॉर्मेट में, इसलिए आपको याद रखने पड़ेंगे। तारागढ़ बूंदी का किले को बोलते हैं, तिलस्मी किला बूंदी के किले को बोलते हैं, और तारागढ़ अजमेर के किले को बोलते हैं, और गढ़वीडली अजमेर के किले को बोलते हैं, और अही छतरपुर नया नाग दुर्ग नागौर का किला, जूनागढ़ बीकानेर का किला, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का किला को बोलते हैं, और बाला दुर्ग अलवर के किले को बोलते हैं, और सोनार किला या त्रिकूट दुर्ग जैसलमेर दुर्ग को, जवालीपुर जालोर दुर्ग को बोला जाता है। किसको? जवालीपुर जालोर दुर्ग को। और सोनगढ़ या सोनगिरी जालोर दुर्ग को बोला जाता है। मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर दुर्ग को, और लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग को बोला जाता है। और सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ या जयपुर को, नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है उसको बोला जाता है, ये पूछा जाता है, अभी बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है। कोषवर्धन दुर्ग ये शेरगढ़ दुर्ग बारा को बोला जाता है। मैगजीन दुर्ग ये अकबर का किला अजमेर में, और मालकोट तिलस्मी किला ये मेड़ता का किला नागौर को बोला जाता है। और मेड़तपुर ये मेड़ता का किला नागौर को, विजय मंदिरगढ़ बयानक दुर्ग भरतपुर को, और कुंभलमेर दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग को, ठीक है। और मांडव्यपुर दुर्ग मेठडी का किला जोधपुर, ऊंटाला का किला बल्लभगढ़ दुर्ग उदयपुर को,
ठीक है। और डोडगढ़ धूलरगढ़, गारगोन दुर्ग झालावाड़ को, अचलगढ़ आबू दुर्ग सिरोही, बूंदी का किला तारागढ़ बूंदी में, बूंदी को बोला जाता है। बादशाह दुर्ग बयाना दुर्ग भरतपुर को, ये भी पूछा जाता है। चिल्ल का टीला, ये भी पूछा जाता है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर को बोला जाता है। चिल्ल का टीला किसको बोला जाता है? जयगढ़, जो जयपुर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन दुर्ग को, जो कि झालावाड़ में। राजस्थान का बेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़ में। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ राजसमंद में। जागीरी किलों का सिरमौर चौमू का किला जयपुर में। ठीक है, ये ग्रामीण हटा देना, जयपुर में। और चौमूगढ़ ये हो गया, जागीरों का किला चौमू में, और चौमुआगढ़ चौमू का किला। मोमिनाबाद आमिर दुर्ग को बोला जाता है, जो जयपुर में। खैराबाद शिमणा दुर्ग बालोतरा। ठीक है। और दक्षिण की कुंजी असीरगढ़ को बोला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे राजस्थान में विभिन्न व्यक्तियों के उपनाम, किस व्यक्ति को किस नाम से भी जाना जाता है, ये कह रहा है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को द साहब हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को बोला जाता है। बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फर खान को बोला जाता है। जोहड़े वाले बाबा गजेंद्र सिंह अलवर। रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी बूंदी। केमल मैन, इसको अशोक टांक, याद रखना भाई। और ऊंटों का ब्यूटिशियन अशोक टांक को बोला जाता है। आदिवासियों का मसीहा भोगीलाल पांड्या को। गांधी जी के पांचवें पुत्र इंपोर्टेंट जमनालाल बजाज। और स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह दामोदर दास राठी। इंपोर्टेंट फैक्ट, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसको बोला जाता है? अमरचंद भाटिया को। इन्होंने बहुत सहायता की थी। राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज, राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया। और राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह फतेह। मेवाड़ केसरी या मेवाड़ टीक महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह। और ये हो गया इतिहास, राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड। और आधुनिक भारत का भागीरथी महाराजा गंगा सिंह, ये कल मैंने पढ़ा था। और डिंगल भाषा का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ को, किसका? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और बात कर लेते हैं हम राजपूताना का अबुल फजल मोहम्मद नैरसी। और भीलों के चितेरे गोवर्धन लाल बाबा। और राजस्थान का नेहरू पंडित योगल किशोर चतुर्वेदी। दूसरा जवाहरलाल नेहरू पंडित योगल किशोर चतुर्वेदी। जोधपुर का तानसेन अली अकबर खान। राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर लाल व्यास। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ, इसको छोड़ सकते हो आप। मेवाड़ के भीष्म पिता कुंवर चूड़ा। और मारवाड़ का प्रताप रामचंद्र सेन, काफी इंपोर्टेंट। अब पढ़ लेते हैं हम आगे। यहाँ पर कटा हुआ है ये पार्ट। हाँ, तो अब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन में प्रचलित उपनाम, जैसे कोई जगह है उसका प्राचीन में प्रचलित उपनाम, जैसे अजमेर को ही बोलते हैं। अजमेर को पहले अजमेरू, आलोर या मेवात को अलवर बोला जाता है अभी। कोठी पहले धौलपुर को बोला जाता था। ढूंढाड़ जयपुर को। मांड या बल्ल प्रदेश जैसलमेर को भी बोला जाता है। भटनेर हनुमानगढ़ को बोला जाता था। मारवाड़ या मरु जोधपुर को बोला जाता था। अरबोद या चंद्रावती सिरोही को। और रेड टोंक को बोला जाता था। किसको? टोंक को। इंपोर्टेंट है सारे के सारे फैक्ट। और आप गोपालगढ़ या विजयगढ़ किसको बोला जाता था? करौली को बोला जाता था। कल्याणपुरी करौली को। जांगल प्रदेश बीकानेर को। राती घाटी बीकानेर को। अहेर छत्रपुर नागौर को। कांठल या देवलिया प्रतापगढ़ को। मेबल डूंगरपुर या बांसवाड़ा को मालव प्रदेश प्रतापगढ़ को बोला जाता था। ठीक है। क्वेश्चन आता है भाई ऐसे कि मारवाड़ या मरु प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता था? तो जोधपुर को जाना जाता है भाई। अरबुद या चंद्रावती सिरोही को जाना जाता है। मांड या बल्ल प्रदेश जैसलमेर को जाना जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को। सत्यपुर सांचौर सिंगाड़ नाथद्वारा राजसमंद धुलेल ऋषभ देव जी उदयपुर चांदन श्री महावीर जी करौली को बोला जाता है। चांदन बोला जाता था इसको। और धुलेल ऋषभ देव जी उदयपुर को। मांडव्यपुर मंडोल, ठीक है। और उपकेशपट्टम ओस या जोधपुर को बोला जाता है। और ताम्रवती नगरी अहाड़ उदयपुर, इंपोर्टेंट। ठीक है, ये याद रखना। और खेराड़ एवं माल खेराड़ जहाजपुर सापरा को बोला जाता है। ब्रजनगर झालरापाटन झालावाड़ को। श्रीमाल भीनमाल को बोला जाता है। जालोर को बोला जाता था। भौमड़ क्षेत्र डूंगरपुर उदयपुर को। थली बीकानेर में चूरू को बोला जाता है। इंपोर्टेंट है, थली किसको बोला जाता था? बीकानेर और चूरू को। मारवाड़ और मेवाड़ अलग अलग है और मेरवाड़ा अलग अलग है। अजमेर पे देवेर राजसमंद को। औदे जोया बाटी हनुमानगढ़ में गंगानगर को। सूरसेन भरतपुर धौलपुर में करौली को। और गोडवाड़ प्रदेश जालौर में पाली को। और गोडवाड़ा बेसिन लूणी बेसिन को बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें हो गई कवर। राजस्थान में प्रथम व्यक्ति, यानी कि राजस्थान में प्रथम व्यक्ति, जैसे राजस्थान का पहला महाराजा प्रमुख कौन था?
तो महाराणा भूपाल सिंह था, इम्पोर्टेंट। और पहला राज प्रमुख यानी राज प्रमुख कौन था? मानसिंह द्वितीय था। राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह था पहला। मुख्यमंत्री जो मनोनीत था वो हीरालाल शास्त्री जी थे। और निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से नहीं थे पहले, भैरों सिंह शेखावत है। दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जो एससी से आते हैं। और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकत उल्ला खां। उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे पहले। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए आपको, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। और मुख्य न्यायाधीश पहले कमलाकांत वर्मा। और विधानसभा अध्यक्ष पहले नरोत्तम लाल जोशी, जिसमें जोश होगा वही तो अध्यक्ष बनेगा विधानसभा का। विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत, जिसमें शक्ति होगी वही उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। विधानसभा में पहला प्रोटेम स्पीकर महाराज संग्राम सिंह। विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता पहला कौन था? तो जसवंत सिंह बीकानेर के थे। ठीक है, विधानसभा में मुख्य सचेतक पहले कौन थे? मथुरा दास माथुर। और राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति पहला कौन था? नारायण सिंह मालक लाभ। और मुख्य सचिव पहले के राधाकृष्णन थे। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला पहली राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया पहली। उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल। मंत्री भी कमला बेनीवाल पहली। विधायक कौन थी? यशोदा देवी थी पहली। ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह पहली और राजस्थान की। और विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी। और मुख्य सचिव राजस्थान की पहली महिला कुशाल सिंह। और सांसद पहली शारदा भार्गव। इस तरीके से ये चीजें कवर हो जाती हैं और हमने काफी चीजें इसमें कवर कर ली हैं, आप सभी ने ये देखी होंगी। और प्रमुख शहर की बात कर लेते हैं। थोड़े से शहर बचे हुए हैं यहाँ पर, ये कुछ मिटा हुआ है लेकिन इसको छोड़ते हैं। प्रमुख शहर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। तो व्हाइट सिटी उदयपुर को बोला जाता है। पिंक सिटी आप सभी को पता है जयपुर को। ब्लू सिटी जोधपुर को बोला जाता है। येलो सिटी जैसलमेर को। गोल्डन सिटी जैसलमेर को। राजस्थान की ऑरेंज सिटी झालावाड़ को, क्योंकि ऑरेंज ज्यादा होते हैं। जिंक सिटी उदयपुर को। ग्रीन सिटी बांसवाड़ा को। बिंड सिटी जैसलमेर को। लेक सिटी उदयपुर को। एजुकेशन सिटी कोटा को। और म्यूजियम सिटी जैसलमेर को बोला जाता है। किसको? जैसलमेर को म्यूजियम सिटी। थार से संबंधित ये था जो मिटा हुआ था ना, वो ये चीज थी। थार का खड़ा चांदल नलकूप जैसलमेर में। ठीक है, थार से यानी रेगिस्तान से रिलेटेड है, डिजर्ट से रिलेटेड। थार का कल्प वृक्ष खिजड़ी को बोला जाता है, मैंने बोला था। थार का खड़ा चांदल नलकूप को, ये क्वेश्चन आता है। थार की वैष्णो देवी तनोट माता, इंपोर्टेंट। थार रेगिस्तान का जलमहल बाटाडू कुआ। थार की लता रुक्मा देवी। थार का सागमा रोहिड़ा। थार की गंगा लूणी। थार का चीता गोडावण। और थार की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि मैंने कल बताई थी वीडियो में। थार होटल बाड़मेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में होता है। थार का लाल स्वरूप खां मांगड़ियार को बोला जाता है। ठीक है, और मिनी या फिर लघु से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद बालोतरा को बोला जाता है। जैसे माउंट आबू से रिलेटेड है कि लघु माउंट किसको बोला जाता है? तो पीपलूद बालोतरा। राजस्थान का मिनी खजुराहो तो भंड देवरा बारा को बोला जाता है वैसे। ठीक है, और वैसे क्राडू को बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान का मिनी इजराइल बसेडी जयपुर को बोला जाता है। राजस्थान का मिनी गोवा कबला झालावाड़, या राजस्थान का गोवा गोरम घाट को बोला जाता है। राजस्थान का मिनी गोवा तो कबला झालावाड़ को। राजस्थान का गोवा गोरम घाट को कहा जाता है। हड़ौती का मिनी गोवा तो बरदा बांध बूंदी को। राजस्थान का मिनी पुष्कर धानेश्वर तीर्थ अजमेर को। ठीक है, और राजस्थान का मिनी बॉम्बे भीनमाल और शिवगंज को बोला जाता है। खजुराहो मंदिर कौन कौन से हैं? ठीक है, राजस्थान का खजुराहो किसको बोला जाता है? भारत का खजुराहो तो छतरपुर मध्य प्रदेश को, और राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को। यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका उदयपुर, और हड़ौती का खजुराहो मिनी खजुराहो ये भंड देवरा बारा को। बागड़ का खजुराहो गामड़ी देवकी शिवालय सागवान। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख ताजमहल। ताजमहल की बात कर लेते हैं। राजस्थान का ताजमहल कौन सा है? तो राजस्थान का ताजमहल, वैसे तो ताजमहल एक ही आप सभी को बताया आगरा में, लेकिन राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को बोला जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल रायमलोत का थड़ा। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबली अबली मीणी का महल। कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह। शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल। और बस्त्र ताजमहल लाल डेरा। और मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख विजय स्तंभ। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ पूछ ले तो बयाना भरतपुर में समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया था। राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनाया था। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ आहुआ पाली में। पाकिस्तान विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ तनोट जैसलमेर में बनाया 1965 में। मेवाड़ का विजय स्तंभ चित्तौड़ कुंभा द्वारा ही निर्मित है, चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, यही है वो राजस्थान का दूसरा चित्तौड़ वाला। और परमकालीन विजय स्तंभ जालोर। और प्रतिहार कालीन विजय स्तंभ मंडोर विजय स्तंभ जोधपुर में है।
ठीक है। राजस्थान में प्रमुख गणेश मंदिर, कौन कौन से गणेश मंदिर हैं फेमस, इनकी बात कर लेते हैं हम। तो बाजना गणेश सिरोही में और गढ़ गणेश जी जयपुर में, और आदमगढ़ गणेश मोती डूंगरी जयपुर में, और नृत्य गणेश नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर, अंबिका मंदिर उदयपुर। रिद्धि सिद्धि के संग खड़े गणेश घाड़ेरा पाली में, और त्रिनेत्र गणेश जो कि फेमस है दुनिया भर में रणथंभौर सही माधोपुर में। सिंह पर सवार गणेश हेरम्बगढ़ बीकानेर, और बिना सूंड के गणेश जयपुर में, और मरना गणेश डूंगरपुर में। ठीक है, ये चीजें हो गई। महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन रेखा है, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना या अरावली को कहा जाता है। और जयपुर की जीवन रेखा अमानी शाखा नाला, जो कि बिल्कुल प्रदूषित है, आपने देखा होगा, ये मानसरोवर और रिद्धि सिद्धि के बीच में निकल रहा है। राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद झील। बीकानेर की जीवन रेखा कमरसेन लिफ्ट परियोजना। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील N2 नाइट्रोजन के लिए प्रसिद्ध। मारवाड़ की जीवन रेखा नर्मदा सिंचाई परियोजना में लूणी नदी। बागड़ की जीवन रेखा माही व उसकी सहायक नदियां। शेखावाटी की जीवन रेखा कांतली नदी है। ठीक है। प्रमुख गांधी एक साथ, जो अभी हमने गांधी पढ़े थे वो एक साथ दे रखे हैं। तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को, चिड़ावा गांधी मास्टर प्यारेलाल, शेखावाटी का गांधी बद्री नारायण सोडानी, और आदिवासियों का गांधी मोतीलाल तेजावत। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। मेवाड़ का गांधी माणिकलाल वर्मा। और मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। और मालानी का गांधी वृद्धिचंद जैन। ये गांधी एक साथ हो गए। परीक्षा उपयोगी सामग्री मेवाड़ से रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। मेवाड़ का आदि पुरुष या प्रथम शासक बप्पा रावल है। ठीक है, ये सारे के सारे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजें चल रही थी अभी, और ये हिस्ट्री का पार्ट है। मेवाड़ या राजस्थान का चार्ल्स मार्टिन बप्पा रावल को, मेवाड़ का रक्षक भामाशाह या महाराणा प्रताप को, और मेवाड़ का उद्धारक हमीर को, और मेवाड़ का राजवंश गोहिल व सिसोदिया को, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ को बोला जाता है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी, मेवाड़ का मैराथन देवेर का युद्ध, मेवाड़ का काला पानी सरड़ा किला, मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता, मेवाड़ का पितृहंता उदय या उदयकरण, इन्होंने अपने पिता को मार दिया था। मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल। मेवाड़ राजसमंद की कुल देवी कौन सी है? बाण माता। मेवाड़ के असली शासक एकलिंग जी। मेवाड़ के राजा कहलाते हैं एकलिंग जी के दीवान। मेवाड़ के भीष्म पिता कुंवर चूड़ा। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया राशामी। और मेवाड़ की शरण स्थली संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। मेवाड़ का प्रथम शाका, शाका क्या होता है? जिसमें राजा होता है वो केसरिया करता है, मतलब केसरिया धारण करके युद्ध के लिए जाता है, और रानी होती है वो जौहर कर लेती है, यानी कि जला लेती है अपने आप को। तो इस तरीके से वो दोनों करते हैं तो वो शाका हो जाता है। प्रथम शाका 1303 में हुआ था, रतन सिंह और वर्सेस अलाउद्दीन के बीच में। मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर या पाथल या गज केसरी महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, ये इतने फैक्ट थे हमारी आज की वीडियो में, आपने देखे होंगे कि हमने कम से कम 500 तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये 500 से भी ज्यादा थे, कम से कम 700 800 प्लस ही फैक्ट थे। ठीक है, और 500 वन लाइनर थे, और 500 फैक्ट का 500 क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि 500 मैंने थंबनेल में और इसमें टाइटल में लिखा है, लेकिन ये करीब करीब आपके 800 से 900 ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे। इसमें पूरी हमने ज्योग्राफी कंप्लीट की है, इंपोर्टेंट पार्ट वाले, और कुछ हिस्ट्री के पोर्शन किए हैं, कुछ हमने आर्ट एंड कल्चर वाला भी पोर्शन किया है। ठीक है, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए अभी तक, अगर नहीं किया है तो। और आने वाले टाइम पे 1-2 मैराथन और कराएंगे, अगर लाइक इसमें अच्छा है तो हम करा देंगे जल्दी, कंप्यूटर और एनएचएम से रिलेटेड। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक कमेंट छोटा सा तो बनता ही है आपका, और बाकी ये कंटेंट भी कैसा लगा ये भी बताना। और आप अब हमारे अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, जो जनरल टेलीग्राम है, जो सब इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, वो हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ लिंक, और कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले वहीं आती है। ठीक है, उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि अगर आप लास्ट टाइम पर रिवीजन के तौर पर, ठीक है, बैच लेना चाहो या ना लेना चाहो वो आपकी मर्जी, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। मात्र 200 रुपये में हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है। उसके लिए करना यही है कि हमारा बैच नीचे टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और मेरे पर्सनल उसमें आना अकाउंट पे, उसमें डीएम कर सकते हो, या फिर जो भी हमने कोई दूसरी वीडियो देख लेना, उसमें नंबर भी छोड़ रखे हमने। ठीक है, उस तरीके से आप ज्वाइन हो सकते हो। टेस्ट सीरीज चल रही है 9414443635 पर। ये टेलीग्राम टेस्ट सीरीज टेस्ट रहता है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है, 9414443635। इस तरीके से आप ज्वाइन हो सकते हो। उसमें करीब करीब मैं बता दूं 230 प्लस लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, और हमारे बैच में 330 प्लस लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है,
लेकिन आप बैच लेना चाहो मत लो, लास्ट टाइम में आपकी मर्जी कितना रिवाइज कर रहे हो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए क्योंकि हर तरीके के क्वेश्चन हम डालते हैं और 60+ टेस्ट हम डालने की सोच रहे हैं। अभी तक 30+ टेस्ट हो चुके हैं ओवरऑल। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर अभी तक लाइक नहीं आया नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, ज्वाइन होकर, क्योंकि वहां भी 900 लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम वहीं देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।